4 में आज हम चैप्टर 10 केमिकल बॉन्डिंग का थर्ड और लास्ट लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद इसके MCQs वगैरह को हम सॉल्व करेंगे। तो लास्ट एक छोटा सा टॉपिक था जो रह गया था हमारा लास्ट प्रीवियस लेक्चर में, तो उसको हम कवर अप कर रहे हैं। सही है, तो वो था वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। तो इसको हमें जो है वो कवर अप करना है। वेस्पर थ्योरी जिसको हम कहते हैं, जैसे कि आप स्टूडेंट जानते हैं कि अगर आपको मॉलिक्यूल्स के शेप बताने होते हैं, इफ़ यू आर गोइंग टू टेल अबाउट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल के शेप को बताने के दो तरीके आपके पास जो है वो होते हैं। सो देयर आर टू वेज, इधर आप या तो आप वेस्पर थ्योरी से बता दो, VSEPR थ्योरी से, ठीक है, तो वेस्पर थ्योरी से बता दो, या फिर आपके पास एक होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल या HOM जिसको हम कहते हैं। तो दीज आर द टू वेज टू डिटरमाइन और प्रिडिक्ट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। सो हमारी जो PMDC सिलेबस है उसके अंदर HOM नहीं है, हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल नहीं है, बल्कि वेस्पर है। तो वेस्पर थ्योरी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन छुपी है कि वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसकी रिपल्जन की वजह से जो शेप आता है ना, उसकी थ्योरी है। तो वैलेंस शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन पेयर की रिपल्जन थ्योरी, ठीक है। तो काफ़ी लंबा नाम है, VSEPRT, तभी हम इसको शॉर्ट में कहते हैं वेस्पर। तो वेस्पर थ्योरी, तो वेस्पर थ्योरी क्या कहते हैं, उसकी मेन पॉस्टुलेट है, 5 पॉइंट है, वो याद रखना आसान से। पहला पॉइंट है कि द इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट इन द सेंट्रल एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल डिटरमाइंस इट्स शेप। कि कोई भी अगर पोलियोटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उस पोलियोटॉमिक मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो असल में उनकी तादाद देखकर या उनकी तादाद को जानकर हम बता सकते हैं कि उस मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा। तो सेंट्रल एटम जो होता है, यकीनन जो बीच में होता है किसी मॉलिक्यूल के, उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनकी तादाद असल में डिटरमाइन करती है शेप ऑफ मॉलिक्यूल। सबसे मेन पॉइंट तो यही है वेस्पर। उसके बाद अगली बात, सेकेंड पॉइंट क्या है, 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर प्रेजेंट अराउंड सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम के अराउंड 2 तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर्स आपको मिल सकते हैं। एक तो हमारा बॉन्ड पेयर होता है जिसने बॉन्ड बनाया हुआ हो, और दूसरा हमारे पास होता है लोन पेयर। लोन पेयर भी कह सकते हैं, इसी को हम लोग बुक में हमारे को नॉन बॉन्डिंग पेयर भी लिखा होता है। तो नॉन बॉन्डिंग पेयर मतलब जिसने बॉन्ड बनाने में हिस्सा ना लिया हो लेकिन वो मौजूद ज़रूर हो सेंट्रल एटम के अंदर। तो एक लोन पेयर है और एक बॉन्ड पेयर है जिसको नॉन बॉन्डिंग पेयर भी कहते हैं, जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेता। तो these 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स या these 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिपल ईच अदर टू फॉर्म अ शेप ऑफ मॉलिक्यूल। अब चूँकि जाहिर सी बात है, चाहे बॉन्ड पेयर हो चाहे लोन पेयर हो, तो उन सब का चार्ज नेगेटिव ही होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, और सिमिलरली चार्ज होने की वजह से, नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से वो आपस में क्या करते हैं बेटा, रिपल्जन करते हैं, सेम चार्ज रिपल करते हैं। और रिपल्जन की वजह से क्या होता है, मैक्सिमम रिपल्जन की वजह से एक शेप ऑफ मॉलिक्यूल जनरेट होता है। उसी शेप ऑफ मॉलिक्यूल को हम लोग लिख देते हैं आंसर में कि जो भी शेप आ रहा होता है, ठीक है। और अजकल ये याद रखिए कि ऑर्डर ऑफ रिपल्जन सेम नहीं है, मतलब जिस तरह से 2 बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्जन होती है 2 लोन पेयर के बीच में ऐसी नहीं होती है। तो सबसे ज़्यादा जो रिपल्जन होती है वो 2 लोन पेयर के बीच में होती है। लोन पेयर रिपल्जन मैक्सिमम होती है। उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्जन होती है, और सबसे लीस्ट रिपल्जन हमारे 2 बॉन्ड पेयर के बीच में होती है। तो रिपल्जन का जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर ऑफ रिपल्जन, वो डिफरेंट है, वो चेंज्ड है, सेम नहीं, अलग अलग है। तो ये भी याद रखिएगा कि किसकी ग्रेटेस्ट रिपल्जन है और किसकी लीस्ट रिपल्जन है। आखिरी बात है कि पाई बॉन्ड्स आर इग्नोर्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। और कुछ मंगाया था बच्चों ने, अब तो तुम लोग मेरी क्लास में तो लोग मंगवाते साथ, ठीक है। तो पाई बॉन्ड्स आर इग्नोर्ड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो पाई बॉन्ड जो है इग्नोर हो जाते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। मीन्स के मॉलिक्यूल्स का जब शेप डिटरमाइन कर रहे होते हैं तो जो पाई बॉन्ड बन रहा होता है उसको हम बॉन्ड पेयर में काउंट नहीं करते, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स को जो है बॉन्ड पेयर के तौर पे काउंट किया जाता है। ये बहुत बेसिक से 5 पॉइंट हैं जो कि पॉस्टुलेट्स के लाते हैं वेस्पर थ्योरी के, आसान से, ठीक है। अब इससे होता क्या है हमारे पास, अब जो मेन चीज़ है कि इससे हमें पता लगना चाहिए कि बॉन्ड पेयर लोन पेयर को देखकर हम कैसे शेप ऑफ मॉलिक्यूल को डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके लिए एक टेबल मैंने यहाँ पर बनानी है, जो तो खाली है, उसको हम भरेंगे तो हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब देखो, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात जब हम करें ना, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स ये 4 भी हो सकते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो 3 भी हो सकते हैं, और टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो 2 भी हो सकते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स इस तरह से 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर से मुराद यहाँ पर हम बात करें बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, दोनों की मजमूई तादाद, तो वो 4, 3, 2 कितनी भी हो सकती है। अब ऐसा हो सकता है कि टोटल पेयर 4 हो तो चारों बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर एक भी ना हो, पहली कंडीशन तो ये आ सकती है। अब इस केस में जो इसका मॉलिक्यूल का शेप हमारे पास बनता है वो कैसा बनता है, दिस इज टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल शेप बनता है और बॉन्ड एंगल क्या आ जाती है इसकी
109.5 डिग्रीज। अब इसमें जो है ना जनरल फार्मूला भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि जस्ट फार्मूले को देखकर भी आप पहचान सको। तो इसका जनरल फार्मूला इस तरह से होता है। अच्छा, ए से मैं सेंट्रल एटम बना लेता हूँ, एक्स से मैं क्या बना दूंगा, सराउंडिंग एटम। तो इसका जनरल फार्मूला हमारे इस तरह बन सकता है AX4, इस तरह बन सकता है AX4। मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में ऐसा हो सकता है, जैसे अब मीथेन की बात करें CH4, इसमें होगा हमारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इसी तरह से CCl4 की बात करें, इसमें भी होगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इसी तरह से SiH4 की बात कर लें, इसमें भी हो सकती है, क्योंकि अब सब AX4 या AB4 की सूरत में मौजूद है। ठीक है, AX4 कहते हैं, AB4 भी कह सकते हैं, मतलब X मतलब कह लो, B कह लो, कुछ भी, मतलब जनरल फार्मूला तो किसी भी अल्फ़ाबेट से निकाला जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं टोटल 4 पेयर हो, और अगर उसमें 3 बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर हो। अब इस सूरत में हमारे पास शेप कैसा बनता है, पैरामिडल बनता है ना भाई, पैरामिडल शेप बनता है, जिसका हम पूरा नाम दे सकते हैं ट्राइगोनल पैरामिडल। ठीक है, अब ये बॉन्ड एंगल जो हमारे पास होती है, दिस इज़, अच्छा, एक लोन पेयर आके ना 2.5 डिग्रीज को कम कर देता है बॉन्ड एंगल को। तो 109.5 में से 2.5 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 107, 160 डिग्री हो जाएगी। अब इसका फॉर्मूला किस तरह से होता है, AX3 होता है, लेकिन ये जो A पर है ना, ये क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा बच्चों, NH3 हो जाएगा, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर। इसी तरह से PCl3 हो सकता है, फास्फोरस पे एक लोन पेयर। तो ये हमारे पास जो है वो और भी हो सकते हैं, मेरे पास जगह ज़्यादा नहीं है तो मैं ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं पा रहा, लेकिन हम 100 एग्जाम्पल डाल सकते हैं एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, एक ही शेप पर, अगर आपको केमिस्ट्री आती है तो। ठीक है, उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि 4 टोटल पेयर हो, 2 बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर हो। इस तरह के शेप में फिर एंगल क्या बॉन्ड क्या बनेगा, हमारा स्ट्रक्चर एंगुलर बनेगा। इसको एंगुलर भी कहते हैं और इसी को बेंट भी कहते हैं, और इसी को हम वी शेप भी कहते हैं। एंगुलर, बेंट या वी शेप स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा। तो मैं डायग्राम नहीं बना रहा, चूँकि एप्टीट्यूड में डायग्राम तो किसी काम के है नहीं, बस हमें पता है एंगुलर थोड़ा बेंट शेप होगा। अब इसमें 2.5 डिग्री और कम हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 104.5 डिग्री। अब इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, AX2 होगा, और A पर जो है बेटा वो 2 लोन पेयर आ जाएंगे। अब जैसे वाटर की बात कर लेते हैं तो ये AX2 की सूरत में ही है, ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर है। इस तरह H2S की बात कर लें तो उसमें भी ऐसे ही हो रहा है बच्चों। ठीक है, सेम हो रहा है। तो ये जनरल फार्मूला भी साथ साथ देख रहे हैं। अच्छा, इसके बाद टोटल इलेक्ट्रॉन पे अगर 3 हो और तीनों बॉन्ड पेयर हो और लोन पेयर एक भी ना हो, तो हम एग्रीमेंट पोजीशन करेंगे, क्या शेप आएगा इसका, ट्राइगोनल। वैसे उसका पूरा नाम होता है ट्राइगोनल, पंखे की पंखड़ी जैसा शेप आता है ये, ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल क्या होती है, 120 डिग्री। अच्छा, अब इसमें क्या होगा जनरल फार्मूला इसका, AX3 बस। ठीक है ना, लोन पेयर कोई नहीं होगा, AX3। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो AX3 में क्या आ सकते हैं, BF3 आ सकता है, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड हो गया, या AlCl3, इन सब का सेम स्ट्रक्चर निकलेगा, चूँकि ये AX3 के जनरल फार्मूले पर आ रहे हैं। उसके बाद अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि 3 बॉन्ड पेयर, अगर 3 टोटल पेयर हो तो 2 बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर हो। ये बहुत रेयर होता है, अक्सर इसको लिखा भी नहीं जाता, बुक में भी अक्सर इसको नहीं लिखा जाता है इस वाली चीज़ को, लेकिन ये बहुत रेयर मॉलिक्यूल्स के अंदर पाया जाता है। इस शेप में भी पता है क्या होता है, इसमें भी आपका शेप जो है वो एंगुलर निकलता है, एंगुलर या फिर बेंट या फिर वी शेप निकलता है। लेकिन बॉन्ड एंगल इसकी 104.5 डिग्री नहीं होती है, 120 से 1 डिग्री कम होती है, 119 डिग्री होती है। अब इसमें क्या होगा बेटा, AX2 लिखा होगा और X के ऊपर एक लोन पेयर हमारे पास मौजूद होगा। अब इसके सबसे फेमस एग्जांपल क्या हो जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। अब अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड गैस का मॉलिक्यूल बनाएंगे, इस तरह से मैं बना देता हूँ, ये सल्फर है और ये 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, एक ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ा हुआ है और एक ऑक्सीजन के साथ इसने लोन पेयर के साथ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्डिंग कर ली है। अब 5 बॉन्ड को तो इग्नोर कर देंगे तो आप देख सकते हैं 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर इसके पास मौजूद है। तो ये जो बॉन्ड एंगल, ये जो स्ट्रक्चर बनते हैं, ये भी एंगुलर बनता है, लेकिन 119 डिग्री एंगुलर होती है इसकी। ठीक है, तो ये बहुत रेयर केस में होता है, बट होता है। गूगल करोगे आप तो आपको ये शेप भी दिखाई देगा। इसी तरह से आखिरी, ये तो बहुत फेमस है, 2 बॉन्ड पेयर हो, 2 टोटल पेयर हो, दोनों बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर एक भी ना हो, तो फिर इसमें शेप कैसा होता है, ये हमारा लीनियर शेप होता है और बॉन्ड एंगल इसकी हमारे पास होती है 180 डिग्री। अब इसका मॉलिक्यूल क्या होता है, सिंपल AX2 की फॉर्म में होता है। अब AX2 में अगर हम निकाल लें तो क्या BeCl2 ले सकते हैं, BeCl2 हो सकता है, MgH2 हो सकता है, ठीक है, और भी हो सकता है कुछ ना कुछ। तो समझ में आ गया। तो ये जो टेबल है ना, ये हम इसके लिहाज से ड्रॉ करते हैं देखते हुए
कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की मदद से हम किस तरह शेप ऑफ मॉलिक्यूल को डिटरमाइन करते हैं। समझ गए सब? ठीक है बेटा, केमिकल बॉन्डिंग के एमसीक्यूज हम करते हैं एमडी कैट केमिस्ट्री के लिए। अब इसमें आपके बोर्ड पर एमसीक्यूज दिखेंगे बहुत सारे, तो देखते हैं जितने हो सकेंगे। एवरेज लेवल के एमसीक्यूज बहुत आसान भी नहीं है कि डायरेक्ट आंसर पता लग जाए, अक्सर में हमें वर्कआउट करना पड़ेगा तो ये आंसर हमें पता लगेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दिख रहा है बोर्ड पर, हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन इन डायमंड, ग्रेफाइट एंड इथाइन इज रेस्पेक्टिवली डैश। डी ऑप्शन होगा कि एस डायमंड में तो sp3 होता है, ग्रेफाइट में sp2 होता है और इथाइन में sp होता है। ये सही बिल्कुल कहा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो डायमंड, ग्रेफाइट और इथाइन में रेस्पेक्टिवली sp3, sp2, sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, हमने देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन एटम्स इन कैल्शियम कार्बाइड आर हेल्ड टुगेदर बाय डैश। कैल्शियम कार्बाइड में जो कार्बन एटम्स हैं वो किस बॉन्ड से हेल्ड होते हैं? देखो कैल्शियम कार्बाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड C हो गया, साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, फिर ये कैल्शियम होता है जिसने वजह से साइकिल बनाई होती है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमारे पास होता है कैल्शियम कार्बाइड का, CaC2 का। अब इसमें कैल्शियम कार्बाइड में आप देखोगे तो कितने कार्बन में कार्बन एटम्स जो है वो कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड से जुड़े हुए हैं? 1 सिग्मा 2 पाई ना भाई, कार्बन एटम्स को बोल रहे हैं, थोड़ी ना पूरा ओवरऑल पूछना है। तो बी ऑप्शन होगा 1 सिग्मा 2 पाई। कार्बन एटम में तो 1 सिग्मा और 2 पाई दिख रहा है आपको, बाकी कैल्शियम के साथ क्या बनाया है पूछा ही नहीं उन्होंने। नेक्स्ट है, O, P, Q, R and S elements have electronic configuration this। ठीक है, which atom is most likely to form electrovalent bond? बताइए इन तमाम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में से कौन सा ऐसा एटम होगा जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जैसे कि आप जानते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हम किसे कहते हैं? आयनिक बॉन्ड को कहते हैं। कौन सा आयनिक बॉन्ड करेगा इसमें से? अब देखो, आयनिक बॉन्ड सबसे ज़्यादा 1A और 7A ग्रुप के एलिमेंट्स आयनिक बॉन्ड बना रहे होते हैं ना बहुत एफिशिएंटली। तो क्या इसमें 1A ग्रुप का S1 का ही दिख रहा है एंड में आपको? S1 तो नहीं दिख रहा है ना कि एंड में वैलेंस शेल में, तो उसका मतलब S ब्लॉक नहीं है। अच्छा, 7A ग्रुप का कोई एलिमेंट दिख रहा है? S2P5 दिख रहा है कहीं पर? कहाँ दिख रहा है? R में दिख रहा है S2P5, ये फ्लोरीन है असल में, तो ये सबसे एफिशिएंटली आयनिक बॉन्ड बना सकता है। तो R, ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो ये तरीका होता है आयनिक बॉन्ड। हमने पढ़ा है कि जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है और जिसकी IP वैल्यू कम होती है वही आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। दैट्स वाई 1A 7A वाले करते हैं। नेक्स्ट है, इन OF2 मॉलिक्यूल द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इन द मॉलिक्यूल रिस्पेक्टिवली डैश। OF2 में ऑक्सीजन होगा, इसके साथ ये फ्लोरीन और इसके साथ ये दूसरा फ्लोरीन ज्वाइन हो गया। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास फ्लोरीन के लास्ट शेल के 7 इलेक्ट्रॉन हो गए और ऑक्सीजन के। तो कह रहे हैं टोटल बॉन्ड पेयर लोन पेयर कितने दिख रहे हैं आपको इसमें? बॉन्ड पेयर तो 2 दिख रहा है, लोन पेयर कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 2,8। क्या आंसर हो जाएगा? सी। समझ गए तो मसला? सारे एमसी को समझ में आ रहे हैं चारों? सुलम क्लियरली आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो 100 MCQs है तो उसका ये मतलब नहीं कि हम 100 के 100 MCQs करेंगे, हम 10 करेंगे, हम 20 करेंगे, बट समझ के करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम देखो मैराथन थोड़ी ना यहाँ पर कर रहा हूँ, या हम कोई रेस नहीं लगा रहे। ठीक है, और ना ही कोई मसला है, और ना ही मुझे कोई पूछने वाला है कि आपने कितना कोर्स कंप्लीट किया। समझ गया ना? तो कोई मसला नहीं है, मुझे इतनी जल्दी की ज़रूरत नहीं है। अगर एक चैप्टर छोड़ भी दूँ एंड में तो मुझसे को पूछेगा नहीं कि सर आपने एक चैप्टर छोड़ क्यों दिया, या आपने कोर्स कंप्लीट नहीं किया, आपके पैसे काट लेंगे। मेरे साथ ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कहने का मकसद है जितना पढ़ना है बस सही से पढ़ो, ये नहीं कि हम उसको फिर परेशान हो रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। देखते हैं, ठीक है, थोड़ा पढ़ो बट सही पढ़ो, पेपर में उसी में से सवाल आ जाएगा, इस उम्मीद के साथ आप पढ़ो उस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, आ गया सामने स्क्रीन पर। डस्टर पीछे से देना मुझे, आपके पास। थैंक यू। हाँ जी, क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन, इसमें भाई H2O में, बिल्कुल सही जवाब है। ये तो हमने कर लिया, ऐसे पहले भी पता है, इसमें सब में स्ट्रॉन्गेस्ट H2O में होगी। नेक्स्ट है NaCl इज सॉल्युबल इन वाटर बट बेरियम सल्फेट इज नॉट बिकॉज डैश।
नमक तो पानी में डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन बेरियम सल्फेट नहीं होता, दोनों आयनिक कंपाउंड है। तो हमने एक चीज़ तो पढ़ी थी कि जो सॉल्युबिलिटी है, जो सॉल्युबिलिटी होती है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेटेस्ट एनर्जी। जिसकी लेटेस्ट एनर्जी कम होती है वो ज़्यादा सॉल्युबल इन वाटर होता है। तो क्या ऑप्शन होगा? यस, ई ऑप्शन हो जाएगा। दोनों ऑप्शन सही है ना, मतलब NaBSO4 की लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होती है उसके हाइड्रेशन से, इसलिए वो लेस सॉल्युबल होता है, और NaCl की लेटेस्ट एनर्जी कम होती है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी से, इसी वजह से जो है वो मोर सॉल्युबल हो जाता है। सही है, सिंपल। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, दोनों रीज़न सही हैं। अगर से दोनों आयनिक कंपाउंड से, बट मैंने बताया था कि हर आयनिक कंपाउंड नहीं डिजॉल्व होता पानी में, कुछ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट भी हमारे पास होते हैं। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पजेस डेटिव बॉन्ड? इनमें से किसमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग मौजूद नहीं होगी? यस, जिसमें नहीं होगी डायरेक्ट वही ढूंढ लेते हैं। CO2, बिल्कुल सही कहा आपने। कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कि नहीं होगी ना कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग। कार्बन बस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से इसने बनाया होगा। क्लियर है मसला? नो इश्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉन्ड लेंथ ऑफ मॉलिक्यूल्स दिस एंड दिस आर 74, 144, 199 एंड 238 पिकोमीटर रिस्पेक्टिवली। द मॉलिक्यूल विद द मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी इज डैश। किस मॉलिक्यूल की सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी? देखो, बॉन्ड लेंथ जिसकी सबसे कम होगी उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। हाँ, 144, 199। H2 होगा। हाँ, चूँकि सबसे कम बॉन्ड लेंथ इसकी आ रही है ना। सही है। नेक्स्ट है, बॉन्ड एंगल इन वाटर इज 104.5 डिग्री बिकॉज डैश। वाटर की बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री क्यों होती है? हाँ, बी ऑप्शन। ए ऑप्शन है ऑक्सीजन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्योंकि sp3 होगा तो sp3 पर तो बेटा sp3 होता तो है, लेकिन sp3 भी तर टेट्राहेड्रल भी होता है, पिरामिडल भी होता है, तो ये कोई रीज़न नहीं है। वी शेप भी होता है। बी है रिपल्जन बिटवीन लोन पेयर एंड लोन पेयर। सही है, हो सकता है। अच्छा, सी है एटम ऑक्सीजन एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बॉन्ड एंगल में। डी है वाटर मॉलिक्यूल पजेस वी शेप। ठीक है, सही है, ये ऑप्शन हो जाएगा ना, बोथ बी एंड डी। चूँकि बी भी है और डी भी है, लोन पे रिपल्जन की वजह से भी ऐसा आ रहा है, और वी शेप चूँकि मॉलिक्यूल बन रहा है तो उसकी वजह से भी 104.5 डिग्री बॉन्ड एंगल हमारे पास आ रही है। समझ में आई बात सबको? तो मसला किसी MCQs में सारे समझ में आ गए? एवरेज लेवल के MCQs हैं, बहुत आसान नहीं है, थोड़ा दिमाग तो लगेगा ही, जाहिर सी बात है। और जो मैं MCQs दे रहा हूँ बोर्ड पर तो बहुत ही आसान, जाहिर सी बात है, मैं नहीं दूंगा। कोशिश करूँगा ऐसा आए जो कि थोड़ा आपको, इसमें आपको दिमाग थोड़ा चले। ठीक है, कई MCQs इसमें से ऐसे होते हैं जो आपने कभी देखे ही नहीं होंगे, पहली बार दिख रहे होंगे, कि ऐसा भी हो सकता है। वरना अक्सर हम लोग बड़े बेसिक MCQs हम सॉल्व कर रहे होते हैं हर जगह से, तो इसकी वजह से अगर कोई टफ आता है तो फिर हम कर नहीं पाते हैं। सही है, तो ये हो गया। नेक्स्ट देखें, थर्ड स्लाइड पे हमारे पास कौन से MCQs हैं। अकॉर्डिंग टू वेस्पर मॉडल मैक्सिमम रिपल्जन इलेक्ट्रॉन पेयर इज ऑब्जर्व इन डैश। मैक्सिमम रिपल्जन किस में होगी? मतलब जैसे बॉन्ड एंगल हमारा 180 डिग्री होगा, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा और लीनियर शेप होगा। किसका है देखो, बताओ। ऑप्शन बी HCl2। HCl2 मतलब हमें देखना है मैक्सिमम बॉन्ड एंगल किस में आ रही है। आप कह रहे हैं बी, कह रहे हैं आप लोग। चले बी चेक कर लेते हैं। ये सल्फर है, क्लोरीन है,
ये बनेगा ना भाई FCl2, 2 बॉन्ड 2 लोन पेयर, ये बना एंगुलर बैंड, बॉन्ड एंगल आया 104.5 डिग्री और ये जवाब गलत हुआ, सही जवाब हुआ ई 120 डिग्री। इथीन है ये। मैक्सिमम रिपल्जन में तो मैक्सिमम बॉन्ड एंगल तो इसमें होगी ना, इथीन में होगी। यहाँ पर ट्राइगोनल प्लेनार स्ट्रक्चर बन रहा होगा, एंगुलर बैंड का स्ट्रक्चर बॉन्ड एंगल कम होता है, उसमें रिपल्जन ज़्यादा थोड़ी ना होती है। नहीं समझ में आया? ठीक है, फिर देखें। कह रहे अकॉर्डिंग टू वेस्पर मॉडल मैक्सिमम रिपल्जन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स इज ऑब्जर्व्ड इन डैश। मैक्सिमम रिपल्जन का मतलब यही होता है कि जब मैक्सिमम बॉन्ड एंगल, आपको दिख रहा है कि मैक्सिमम बॉन्ड एंगल किसके अंदर है। PH3 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल आएगी हमारे पास 107 डिग्रीज। HCl2 की बात करेंगे जैसे मैंने बताया भी 104.5 डिग्रीज। अमोनिया में आएगा 107 डिग्रीज। C2H6 इथेन है, यहाँ पर आएगा 109.5 डिग्रीज। इथेन है ये, और ये इथीन है हमारे पास। इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, ट्राइगोनल प्लेनार शेप बनेगा इथीन में, और बॉन्ड एंगल यहाँ आएगा 120 डिग्री। तो जहाँ हाईएस्ट बॉन्ड एंगल है वहाँ पर मैक्सिमम रिपल्जन है। दैट्स वाई ये ऑप्शन मैंने यहाँ पर टिक आउट किया, बाकी सारे गलत हैं इस वजह से, चूँकि इन सबका बॉन्ड एंगल इससे तो कमी है। क्लियर है? जाहिर सी बात है, अब इतना ड्रॉ करके दिखाओगे आपको। ड्रॉ भी कर सकते हैं, मतलब कौन कौन सा मॉलिक्यूल ड्रॉ करूँ आप बताओ जिसमें मैं आपको शो करूँ। C2H4 ड्रॉ करूँ, ओके देखें, कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब एक कार्बन के लिहाज से देखेंगे ना, एक कार्बन 5 बॉन्ड को इग्नोर करें। अब कार्बन, एक कार्बन के लिहाज से देखें तो 3 बॉन्ड पेयर है और 0 लोन पेयर है, और इस कार्बन के भी देखें तो 3 बॉन्ड पेयर हैं और 0 लोन पेयर है। तो सूरत में दोनों का शेप कैसा हो गया? ट्राइगोनल प्लेनार हो गया। तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री ऐसे पता लगता है। तो हम तो वर्बली हम देख रहे हैं कि यार ये तो हमें पता है कि अल्कीन है, तो अल्कीन तो वैसे भी ट्राइगोनल प्लेनार शेप में होते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, सही है। बना भी सकते हैं, आपको नहीं समझ में आया तो आप बोलो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एक MCQs को ऐसा मसला नहीं है। अभी भी नहीं समझ में आया तो और भी तरीके हैं बताने के। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो स्ट्रक्चरल विथ CO2। आइसो स्ट्रक्चरल का मतलब होता है सेम स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर वैसा ही है जैसा CO2 का है। अब CO2 का स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है? अब बताओ लीनियर, बाकी सब में कौन सा है? क्या कह रहे हो बेटा? बोथ C and D। सही जवाब हुआ, चूंकि HCN को जब हम देखेंगे ना, हाइड्रोजन साइनाइड HC ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये 5 बॉन्ड को इग्नोर करेंगे तो 2 बॉन्ड पेयर आ रहे हैं, सेंट्रल एटम में लीनियर हो गया, और C2H2 तो होगा ही होगा, इथाइन है ये, इसमें भी 2 बॉन्ड पेयर आ रहे हैं कार्बन, ये 2 अगर इग्नोर कर दें 5 बॉन्ड्स तो ये इथाइन भी लीनियर होता है, और हाइड्रोसायनिक एसिड, ये जिसको हाइड्रोजन साइनाइड कहते हैं आप, वो भी लीनियर होता है। क्लियर है? समझ में आया सबको? नहीं आया? तो स्ट्रक्चर बनाने बोलोगे तो बना भी दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, मैं चारों बिना स्ट्रक्चर के आप एटलीस्ट देख के भी बता सके आंसर, ताकि टाइम हमारा कम लगे एंटी टेस्ट में। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CC बॉन्ड लेंथ इज डैश। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ बताइए किस में होगी? अब हमें पता है सिंगल बॉन्ड में ज़्यादा होती है, डबल बॉन्ड में कम टू राउंड। हाँ, क्या होगा? ए ऑप्शन। उल्टा बोल दिया बेटा, उल्टा बोल दिया, उल्टा। सी, इथाइन की काम है इथीन से, इथीन के काम है इथेन से। यस, बताया तो था बॉन्ड लेंथ के अंदर आपको ये। ठीक है, नेक्स्ट, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन NF4 इज डैश। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ बताइए, किसमें ज़्यादा और किसमें कम होती है? सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन में होती है, फिर फ्लोरीन में, फिर नाइट्रोजन में। ऑक्सीजन की ज़्यादा है फ्लोरीन से, फ्लोरीन की ज़्यादा है नाइट्रोजन से, बी ऑप्शन। चूँकि वाटर में ज़्यादा होती है HF से, HF की ज़्यादा होती है अमोनिया से, ये हमने देखा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस गिव मोस्ट आयनिक कंपाउंड। किस 1A और 7A को मिला दो तो मोस्ट आयनिक कंपाउंड आपको मिल जाएगा। मिलाओ 1A का 7A का एलिमेंट, एक 7A के एलिमेंट्स है, बिल्कुल डी ऑप्शन। सी ये बनेगा ना, ये सीजियम फ्लोराइड बनेगा ना, CaSF, ये सबसे मोस्ट आयनिक कंपाउंड होगा। क्योंकि जब 1A और 7A वाले मिलते हैं तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड हमारे जनरेट होता है।
क्योंकि सबसे ज़्यादा IP इसकी सबसे लो होती है, उसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो सबसे ज़्यादा हाई होगी। पता ही बात सबको। नेक्स्ट, F2 मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय द ओवरलैप ऑफ, ये तो पढ़ा था हमने। सी ऑप्शन कह रहे हैं बच्चे, क्या है? सी है PP ऑर्बिटल बाय एंड टू एंड मैनर, बिल्कुल सही। एंड टू एंड मतलब हेड टू हेड, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है ना भाई। और PP ऑर्बिटल के बनाया था ये हमने, एग्जाम्पल में ये लिखा था PP ओवरलैपिंग में, SSSPPP किया था ना ये। तो मसला किसी MCQs में या साइड बेस, साइड बाय साइड पैरेलल होता है, साइड बेस भी जिसको हम कहते हैं। और ये जो हेड टू हेड है उसका हेड टू हेड कह सकते हैं, एंड टू एंड ओवरलैपिंग कह सकते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग कह सकते हैं, ये सब एक ही चीज़ है, ठीक है। और पैरेलल, साइड बेस, ये एक ही चीज़ है। और कोई मसला, कुछ पूछना है किसी को? आपस में ना डिस्कस करें, मुझसे पूछें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मतलब वो उनसे ज़्यादा बेहतर मैं आपको बता दूंगा कि इसका आंसर क्यों आ रहा है, या आप भी जानते हैं। तो आप मुझसे पूछें कोई मसला है तो, और मेरे अलावा कोई मसला दूर कर भी नहीं सकता आपका अगर कोई मसला आ गया तो इन MCQs में। क्योंकि मेरे बनाए हुए MCQs है, मुझे ही पता है कि इसका आंसर क्यों क्या आ रहा है। अक्सर तो इसको सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे कि आंसर हो क्यों रहा है, जब तक वो कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट ना हो केमिस्ट्री का। आपको पता है MCQs ऐसे हलवे थोड़ी ना कि रट के जो हम लोग आते हैं, रट्टा मारने वाला MCQs सही नहीं है। सारे कॉन्सेप्ट पे चल रहे होते हैं A to Z, ठीक है। डेफिनेशन वाइज तो एक MCQs आपको पता है मैं नहीं डालता हूँ कि फलाना इसको और दिस, फलाना इसको और दिस। ये तो मुझे पसंद ही नहीं है MCQs ये तो 1 क्लास का बच्चा भी कर ले, रट्टा मार के 4 लाइन। और ऐसे डॉक्टर बनना शुरू होगा तो मज़ा ही आ जाए। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ sp-sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। बताइए इन तमाम मॉलिक्यूल में से कोई ऐसा मॉलिक्यूल ढूंढिए जिसमें बॉन्ड बन रहा है sp और sp3 ऑर्बिटल्स के बीच में, कार्बन का बॉन्ड बन रहा है। एक ऐसा बॉन्ड मिल रहा है जो sp-sp3 ओवरलैपिंग से बन रहा है। एक ए ऑप्शन, आप ए ऑप्शन चेक करें, देखते हैं। ये हमारा है sp3, ये हमारा है sp और ये हमारा sps। इसमें sp3 और sp के बीच का बॉन्ड बन रहा है, ए ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। बाकी आप देखोगे किसी में आपको ऐसा बॉन्ड नहीं मिलेगा, आप चेक कर लो, आपको दिख जाएगा। नहीं मिल रहा ना कहीं पे sp3 और sp के बीच का बॉन्ड है। सही है, क्लियर है तो बताओ, मतलब मुझसे गलती होगी, क्या पता कि मैंने ऑप्शन ही गलत डाल दिया हो। सही है, सारे सही है। और तो किसी में नहीं आ रहा sp3 sp, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl हैज अरेंजमेंट ऑफ फाइन डैश। ये थोड़ा मुश्किल सवाल है। NaCl का क्रिस्टल स्ट्रक्चर में अरेंजमेंट ऑफ फाइन कैसी होती है? तो याद रखिएगा कि एक Na+ जो है ना वो Cl- से जो मिलता है वो 6 Cl- से मिल रहा होता है। इस तरह एक Cl-, दूसरा Cl-, एक Cl- इस तरह से, एक Cl- इस तरह से, एक Cl- इस तरह से, एक। तो एक Na+ 6 Cl- से जुड़ा होता है इस तरह के शेप में। इस शेप को हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल। ये ऑक्टाहेड्रल शेप कहलाता है, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन होना चाहिए। ये अगरचे सॉलिड स्टेट के MCQs है, बट ये केमिकल बॉन्डिंग में दे दिया मैंने इसको। वैसे क्यूनिट सेल का जो शेप होता है वो क्यूबिक होता है, लेकिन एक सोडियम क्रिस्टल लैटिस में 6 Cl से जुड़ा होता है, तो ऑक्टाहेड्रल शेप में जुड़ा होता है, ठीक है। MCQs आपने फर्स्ट टाइम में ही पढ़ा होगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन लेविस स्ट्रक्चर ऑफ POCl3 आर डैश। POCl3 में कितने इलेक्ट्रॉन्स उसके लेविस स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होते हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होती है POCl3 में? इसके लिए POCl3 बनाना पड़ेगा। फॉस्फोरस, फिर 3 क्लोरीन, एक Cl इधर, एक Cl इधर, एक Cl इधर, और इधर पर ऑक्सीजन। ये ना भी POCl3। बताए कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं टोटल, बॉन्ड नॉन बॉन्ड सब मिला के, लोन पेयर बॉन्ड पेयर सबको जोड़कर कितना आ रहे हैं? 32। चेक कर लेते हैं, आप बाकी बच्चे भी देख लें कितने आ रहे हैं। नहीं आ रहा, देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सॉरी दोबारा बोल, 8 यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32, ये वन साइडेड शेयरिंग भी तो हुई भी है, ये वो तो 2 इलेक्ट्रॉन है। सही कहा आपने, 32 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, गिनना था, सिर्फ काउंटिंग करनी थी। ये समझ में आई बात? नो, ऐसे बता तो दिया 6 Cl है। असल में इस तरह से ट्राइगोनल पेनट शेप होता है, मैं इसको बना भी नहीं सकता, इस तरह से होता है शायद यूँ, इस टाइप का शेप यार होता है, इस टाइप का हो रहा होता है कि प्लेन में होते हैं चार बीच में, जैसे अगर हम इसमें रखें ना, इन्हें रखें तो ये 1 2 3 4 Cl है और ये ऊपर एक नीचे ऐसे होता है, ये चीज़ इस तरह से, ये हमारा ऑक्टाहेड्रल कहलाता है। अभी क्रिस्टल सिस्टम पढ़ा यूनिट सेल NaCl का फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, तो बस पढ़ा है तो टेंशन क्या है, वो याद कर लो, नहीं तो भाई 6 होते हैं, बनाने में जाए तो बहुत बड़े डायग्राम है इसकी, पूरा क्रिस्टल लैटिस बनता है इसमें, ठीक है, तो याद कर लें इसको, 6 ऑक्टाहेड्रल ही होता है। हाँ, क्यूबिक सिस्टम अगर बोलेंगे ना तो फिर वो यहाँ कह रहे हैं कि अरेंजमेंट ऑफ आइंस कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल, लेकिन यूनिट सेल क्यूबिक होता है, इसमें कोई शक नहीं है। हेक्सागोनल तो कुछ भी नहीं होता है, हेक्सागोनल तो ग्रेफाइट में आता है। नेक्स्ट इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज 435 किलोजूल पर मोल। हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 6.02 एक्सपोनेंट 20t मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। ये चैप्टर 1 से जोड़ दिया उन्होंने बॉन्डिंग को। अब देखो ये जो है ना 1 मोल का है, ये 1 मोल का है, 1 मोल को इतना चाहिए। अब ये कितना मोल है? 1 मोल है ये, कितना मोल है ये? भूल गया सब, स्टोइचियोमेट्री भूल गया पूरी। 0.1 मोल है ना ये, 0.1 मोल है ये, 0.1। अब 1 मोल को अगर 43 मतलब डिवाइड बाई 10 हो गया ना, अगर 1 मोल को 435 किलो जूल पर मोल चाहिए तो 0.1 मोल को कितना चाहिए? डिवाइड बाई 10 कर दो, उसको डिवाइड मारो उसको 10 से, कितना आ जाएगा? 0.435 डिवाइड बाई 10, 43.5 क्या है? 43.5 योर ऑप्शन। मतलब कह रहे हैं कि अगर एक ये जो है ना ये 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड एनर्जी है, तो ये मतलब 1 मोल की है ना, तो ये हमारे पास हो गया 6.02 एक्सपोनेंट 22 मतलब 0.1 मोल। अब 1 मोल कितना चाहिए? तो 0.1 मोल कितना चाहिए? डिवाइड बाई 10 कर देंगे तो आ जाएगा। समझ गए? अगर ये बोलता 2 मोल्स को कितने चाहिए तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर लेते। तो बॉन्ड एनर्जी जो हम निकालते हैं वो सिर्फ 1 मोल के लिए निकालते हैं। अब मोल अगर कम ज़्यादा कर रहे हो तुम अगर रिएक्टेंट्स की, तो उसके अलावा से बॉन्ड एनर्जी चेंज होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स LCAO वाज गिवन बाय डैश। अब देखो हमारे पास जो है ना वो कॉन्सेप्ट हमें पता है कि बॉन्डिंग जो है ना कोवेलेंट बॉन्ड। अब जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसके 2 कॉन्सेप्ट हैं हमारे पास। एक हमारे पास कहलाता है ओल्ड कॉन्सेप्ट, ओल्ड कॉन्सेप्ट और एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। ओल्ड कॉन्सेप्ट कौन सा? लेविस का जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें क्या कहते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मॉडर्न कॉन्सेप्ट हमारे पास 2 होते हैं, एक कहलाता है VBT और एक कहलाता है MOT। पढ़ा है उसके बारे में? VBT मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और MOT क्या कहता है? दिस इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब दोनों को दिया भी अलग अलग साइंटिस्ट ने। जैसे VBT जो पेश किया वो पेश किया हिटलर एंड लंडन, है ना, हिटलर एंड लंडन। जबकि MOT किसने पेश किया? ये 3 साइंटिस्ट ने पेश किया, हंड और हकल और मिलीकैन। 3 साइंटिस्ट का कारनामा था, हंड, हकल, मिलीकैन। ठीक है, अच्छा दोनों एक ही बात करते हैं। दोनों जो है ना मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है ना वो ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट पर चलता है, LCAO की बात करता है, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कि जो कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है वो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से होती है, ये कहता है ना। अब इसमें बस फर्क सिर्फ क्या होता है दोनों में, ये कहता है कि ओवरलैपिंग के बाद नो न्यू ऑर्बिटल्स आर फॉर्म, कि ओवरलैपिंग जब हो जाती है तो कोई नए ऑर्बिटल नहीं बनते। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो अपनी एंटिटी को, अपनी आइडेंटिफिकेशन को मेंटेन रखते हैं, सस्टेन करते हैं, बरकरार रखते हैं। लेकिन यही जो MOT होता है, MOT कहता है कि जब ओवरलैपिंग हो जाती है तो नए तरह के ऑर्बिटल जनरेट हो जाते हैं, जिनको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी हो सकते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी हो सकते हैं, ये सब MOT की बातें।
तो LCO को तो दोनों ही फॉलो करते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल को, VBTB और MOTB। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? हाँ, ये ऑप्शन हो जाएगा। बोथ एंड भी समझ में आ गया, एक्सप्लेन भी कर दिया मैंने कि कैसे आ रहा है ये ऑप्शन। तो मसला नेक्स्ट, वीकेस्ट सिग्मा बॉन्ड इज प्रेजेंट इन, सबसे कमज़ोर सिग्मा बॉन्ड किस में मौजूद होगा? SS ओवरलैपिंग किस में हो रही होगी? यस, बिल्कुल सही, H2 में सबसे वीकेस्ट सिग्मा बॉन्ड हो चुकी SS ओवरलैपिंग होती है जो वीकेस्ट है। तो मसला कुछ पूछना है किसी को? कोई MCQ जो समझ में ना आया? क्लियर है यहाँ तक बात सबको? सोच लें, आगे बढ़े, पीछे नहीं जाऊँगा फिर, आगे तो बस आगे ही। इधर पीछे कीजिए सर वाला सवाल दिखाइए सर, ये नहीं, आगे बस बढ़ रहे हैं, ठीक है, इसलिए पहले पूछ लिया करें। चले मैं क्वेश्चन देखें, अगले सवाल आ गए। पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स possessing ट्राइगोनल स्ट्रक्चर इज डैश। कौन सा पेयर है जिसमें दोनों मॉलिक्यूल ट्राइगोनल है? ट्राइगोनल प्लेनार होंगे असल में। हाँ बेटा, किसमें है दोनों मॉलिक्यूल ट्राइगोनल? सी ऑप्शन कह रहे हो आप? SO3 एंड BCl3। चेक करते हैं, मैं एलिमिनेशन कर देता हूँ, अगर मुझे लगता है कि सी ऑप्शन सही है तो बता दूँ। मतलब सही हो सकता है, मैं ही कब कह रहा हूँ कि गलत है, मैंने ये तो नहीं कहा गलत है। चलो डायरेक्ट सी चेक कर लेते हैं, बाकी बच्चे कुछ कह रहे हैं क्या? सी के बाद ई, ये क्या सिस्टम होता है? ई तो हो गई नहीं बेटा, ये टेट्राहेड्रल है। सी तो ई तो खड़ी है, टेट्राहेड्रल है, ये इथेन है, ये सी ई तो आई नहीं। फिर सी ऑप्शन देख लेते हैं, सी ऑप्शन को। इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है आप लोगों में, एकदम डर डर के बोले सर सी के भी, डरने की क्या बात है? इतना बोलो ना, ये ऑप्शन है, आना चाहिए ना इंसान को कॉन्फिडेंटली। अब BCl3, अब BCl3 तो यार डन है, BCl3 तो डन है। बोरॉन के लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते, 3 से बॉन्ड बनाया, ये हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर आ गया। BCl3 तो सही 120 डिग्री बॉन्ड एंगल पे आएगा। जैसे BF3 आता है वैसे BCl3 आ सकता है। अब SO3 देखते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3। अब 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ से ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट। अब सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसके साथ शेयर कर देगा और एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसके साथ शेयर कर देगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो देखा जाए तो ये पाई बॉन्ड को इग्नोर कर देंगे, 3 बॉन्ड पेयर आ गया, सल्फर के अराउंड 3 बॉन्ड पेयर आ गया ना, तो बॉन्ड एंगल कैसे निकले, 120 डिग्री निकलेगा, ट्राइगोनल हुआ। सी ऑप्शन करेक्ट सही है, सी ऑप्शन ही करेक्ट रहेगा, बिकॉज SO3 में भी 3 बॉन्ड पेयर है और BCl3 में भी 3 बॉन्ड पेयर है। मसला नेक्स्ट वन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेकिंग पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इन N2 मॉलिक्यूल। जब N2 का मॉलिक्यूल बनता है नाइट्रोजन का, तो बताइए कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं उसके अंदर? दो, 6, 10, क्या बताओ तो सही, समझ ही में नहीं आता। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? हाँ, ये तुम फंस जाओगे तुम लोग इसमें। क्या अच्छा कौन 10 कितने बजे कह रहे हैं? 10 है, 10 है, ठीक है। और 6 कितने बजे कह रहे हैं? 6। और 2 कितने बजे कह रहे हैं? 2 है, नहीं, 6 इज द करेक्ट आंसर। बोल रहा है इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड बनने में कितने इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं? यही लग रहा है ना, लोन पेयर क्यों गिन लो,
पूरा पढ़ो तो सही है, क्या लिखा है आपको? फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, तो 6 होने चाहिए। नेक्स्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर पेयर्ड इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज डैश। कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में O2 में पेयर्ड होते हैं? बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स टोटल होते हैं? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पेयरिंग की हुई है, जिन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है? वैसे भी नहीं होगा फिर, एक मिनट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर पेयर्ड इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 हुआ ना, 2 2 4, ये क्या सवाल है? लोन पेयर होता भी तो 4 ही होता ना, 2 और 2 4। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ अच्छा आप कह रहे 8 हो जाएगा सर इससे, लेकिन वो दैट आर पेयर्ड का क्या मतलब है? पेयर तो ये भी हुआ है, पेयर तो ये भी हुआ है, तो लोन पेयर क्यों बोल रहे हो आप इसको? बॉन्ड पेयर भी तो पेयर ही है ना, सारे नहीं ना, तो पेयर्ड। हाँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं हो जाएंगे, मतलब पेयर से मरा जो पेयर हुए हैं, अब वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर सब काउंट कर रहे हैं असल में इसमें। और दैट आर बॉन्डेड नहीं लिखा हुआ, दैट आर पेयर मतलब जो पेयर फॉर्म में, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 होंगे ना फिर इसमें। पेयर्ड का मतलब कि जो पेयर फॉर्म में जो जोड़ी बने हुए, तो जोड़ी बने हुए टोटल इलेक्ट्रॉन 10 12 है। कुछ लोन पेयर में जोड़ी बने हुए, कुछ बॉन्ड पेयर में जोड़ी बने हुए हैं, तो जोड़ी में समझ गए। पेयर का मतलब ये है कि जो पेयर फॉर्म है, जोड़ी की फॉर्म में, ठीक है। ओके, तो ये तो तभी तो बेटा 4 आना चाहिए था ना, बॉन्डेड करके आता, तो वही मैं कह रहा हूँ ये सवाल कैसे हो गया। नेक्स्ट, इन पायरिडीन। पायरिडीन एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, आपको पता है स्ट्रक्चर बनाया हुआ यहाँ पे उन्होंने पायरिडीन का, मतलब इस तरह से होता है। अगर थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ बना देता हूँ। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, इसमें नाइट्रोजन होता है ना रिंग में, देखा होगा आपने ऐसा। दिस इज कॉल्ड पायरिडीन। पायरिडीन में हाइब्रिड स्टेट एज्यूम्ड बाय नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? देखो, टोटल पेयर के लिहाज से ना, टोटल पेयर अगर 4 हो रहे होते हैं ना तो sp3 होता है। अगर टोटल पेयर 3 हो रहे होते हैं तो sp। तो कितने पेयर है टोटल? 5 बॉन्ड को हटा दो तो 2 पेयर है, तो लीनियर होना चाहिए। ये हटा दो, 5 बॉन्ड हटा दिया हमने, 1 2 और तीसरा नहीं गिनोगे, ये टोटल 3 पेयर है ना। ये हमारे पास टोटल 3 पेयर है तो sp2 होंगे, ये बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है शेप ऑफ गैसियस SnCl2 इज डैश। SnCl2 का शेप कैसा होगा? SnCl2 Sn कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? 4 ग्रुप का है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन, लेड टिन है ना Sn। तो क्या शेप है? लीनियर मैंने बनाया तो थोड़ी ना लीनियर होगा, ये एंगुलर होगा। 119 डिग्री वाला भी तो पढ़ाया मैंने। टोटल 3 पेयर और 2 बॉन्ड 1 लोन हो, तो जैसे SO2 में बताया था सल्फर डाइऑक्साइड में। अब टोटल 3 पेयर है, इसमें 2 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है। तो देख लो टेबल में जाकर क्या शेप आ रहा है, एंगुलर आ रहा है। लीनियर कहाँ से आएगा? लीनियर उस सूरत में आएगा जब दोनों बॉन्ड और लोन पेयर एक भी ना हो। लीनियर के लिए लोन पेयर नहीं होना चाहिए, सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर होने चाहिए। ऐसे ही ना भाई, नहीं समझे? समझ मारी बात सबको? इसको स्ट्रक्चर ये SnCl2 का बता देता हूं। देखिए SnCl2, ये रहा एक Sn, ये रहा एक Cl, ये रहा एक Cl। Cl के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 ग्रुप का एलिमेंट है। टिन है 4 ग्रुप का एलिमेंट, लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। सराउंडिंग एटम की हमने क्या कर दिया? हमने इसके बॉन्ड कंप्लीट कर दिए। अब हम इसमें देखेंगे Sn की बात करेंगे तो 2 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है। अब 2 बॉन्ड 1 लोन पेयर होगा तो शेप हमारा क्या आएगा? एंगुलर आएगा, लेकिन बॉन्ड एंगल 119 डिग्रीज होंगे। दैट्स वाई सी ऑप्शन।
ये वेस्पर का जो टेबल है ना उससे देखकर पता लगेगा, जो मैंने बनाया है अभी क्लास के स्टार्ट में। सही क्लियर है? और सब मसला भाई किसी को? पायरिडीन का दोबारा बता दूँ? ये ठीक है, देख लें इसको दोबारा। ये हमारे पास पायरिडीन है। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसी होगी sp3 sp2 sp, तो मैंने सिंपल बताया कि बॉन्ड पेयर को गिन के हाइब्रिडाइजेशन आप चेक कर सकते हैं, इसमें कोई शॉर्टकट है ये। वैसे पूरा हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फ़ायदा नहीं है, बहुत टाइम लगता है। तो अगर चार पेयर हो ना, टोटल 4 पेयर होंगे किसी मॉलिक्यूल में तो वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा। अगर 3 पेयर होगा किसी भी मॉलिक्यूल में, वो कोई भी पेयर हो, sp2 होगा। और 2 पेयर होगा किसी मॉलिक्यूल में तो फिर वो हमारा sp होगा। अब यहाँ इस नाइट्रोजन में पूछ रहे हैं बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अब हम यहाँ अच्छा इसमें पाई बॉन्ड उसको इग्नोर कर देंगे, पाई बॉन्ड को, ये पाई बॉन्ड को हटा दिया हमने। हाँ तो बिल्कुल 2 है, बिल्कुल सही। एक ये रहा और एक ये दूसरा ये रहा। वो तो कार्बन के केस में होता है बेटा, ये सिग्मा बॉन्ड जो मैं बोलता हूँ ना वो मैं कार्बन के केस में बोलता हूँ। 4 सिग्मा बनेगा तो sp3। कार्बन कभी पाई बॉन्ड कार्बन कभी लोन पेयर नहीं रखता अपने सेंट्रल एटम में, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्सीजन रखते हैं, इसलिए हम यहाँ टोटल पेयर की बात करेंगे। इसलिए ऐसा टोटल पेयर हमारे पास 3 हो गया, तो उसके लिहाज से शेप sp2 आ गया हाइब्रिडाइजेशन में। वो कार्बन के केस में मैं कहते हैं कि 3 सिग्मा 4 सिग्मा 2 सिग्मा, वरना डायरेक्ट पेयर गिनते हैं अगर कार्बन के अलावा कोई एटम होता तो लोन पेयर आ सकते हैं। और वैसे भी ट्राइगोनल प्लेनर होगा तो ये शेप ऐसा हेक्सागोनल बनेगा ना, वरना कैसे बनेगा? हेक्सागोन बन ही नहीं सकेगा, वरना रिंग कैसे बनेगी? लीनियर में आप रिंग बना दोगे? पॉसिबल ही नहीं है। कॉमन सेंस से भी हमें पता लगेगा कि sp नहीं हो सकता ये। क्लियर है? कोई और मसला? क्लियर है? अच्छा, एक बार अगर आपने एक लॉजिक को एक बार आपने एक चीज़ समझी है, मुझसे क्वेश्चन किया है और आपको वो चीज़ नहीं समझ में आएगी तो आप दोबारा से आस्क करेंगे उस चीज़ को कि भाई अभी भी समझ में नहीं आया। इतना गट्स है कि स्टूडेंट के अंदर होना चाहिए कि आप क्या करें कि आप दोबारा मुझसे पूछें कि सर अभी भी समझ में नहीं आया। हमारे यहाँ ये है कि पाकिस्तानी लॉजिक ये है कि एक बार पूछ लिया तो दूसरी बार नहीं पूछेंगे, भले वो समझ में ना आया हो। और अक्सर ऐसे ही होता है, दूसरी बार भी समझ में नहीं आता, लेकिन बस हो गया, कोटा पूरा हो गया ना पूछने का। एक सवाल में एक बार पूछ लें। आप 10 बार पूछ सकते हैं अगर आपको एक चीज़ समझ में नहीं आया तो। चूँकि मेरे पास तरीके हैं अलग अलग बताने के, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ। और मुझे मज़ा उस वक्त आता है जब एक बच्चे का सेंस क्लियर हो जाता है एक टॉपिक के बारे में, तो मुझे मज़ा आता है कि यार अब मज़ा आया कि उसको एक प्रॉब्लम थी ज़िंदगी भर जो मैंने दूर कर दी है। अब वो बच्चा मुझे भी दुआ में याद रखेगा और मुझे भी खुशी मिलेगी कि यार उस सर मैंने मेरा ये कॉन्सेप्ट सही कर दिया। ये मुझे तो और मज़ा आता है इसमें। बाकी जो पढ़ी हुई चीज़ है उसको पढ़ाने में थोड़ी ना मज़ा आता है, उसमें मैं क्या कमाल करूँ, तो पहले से आपको पता थी। मैं कोई नई चीज़ आपको बता दूँ, नया कॉन्सेप्ट आपका ठीक कर दूँ, सीधा कर दूँ ना, तो फिर आपके फ़ायदे और मेरे फ़ायदे की बात ही होगी। सही बात है, वरना पढ़ी हुई चीज़ को पढ़ के क्या फ़ायदा होता है। नेक्स्ट देखें, अगला सवाल करते हैं, स्लाइड चेंज होगा। विच हैज़ द लीस्ट बॉन्ड एंगल? इनमें से सबसे कम बॉन्ड एंगल किसका है? हाँ बेटा, क्या कह रहे हो? सी। गलत जवाब। सी गलत है बेटा, सी नहीं है। सी में बॉन्ड एंगल है 109.5। ऑप्शन डी गलत जवाब, 180 डिग्री। क्या कर रहे हो तुम लोग भाई? सब बोल रहे करके ए होगा ना 104.5 डिग्री। ये तो बनाओ क्या बार बार मैं स्ट्रक्चर बैठ के इनका। तो ये तो पैसे ही पता, इतना सवाल कर लिया, पता होना चाहिए कौन सा किसका एंगल आ रहा है। ठीक है, तो लीस्ट बॉन्ड एंगल इसमें ए में है। पहले ए में ही आंसर आ रहा था आपका 104.5 डिग्री। आप सब पे देखो उससे ज़्यादा ही है। क्लियर है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द गिवन मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ sp2 sp2 sp sp फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? लेफ्ट से राइट जाएं और ये पैटर्न ढूंढे हाइब्रिडाइजेशन का, sp2 sp2 sp sp। अब चूंकि कार्बन है तो सिग्मा बॉन्ड के लाभ से देख सकते हैं। तब आपको ढूंढना है क्या है? 3 सिग्मा 3 सिग्मा 2 सिग्मा 2 सिग्मा, 3 सिग्मा 3 सिग्मा 2 सिग्मा 2 सिग्मा, ये ढूंढना है आपको। क्या करो बेटा? ऑप्शन ए। पता नहीं क्या कुछ भी हो सकता है, थोड़ा लंबा सवाल है।
ये पैटर्न ढूंढना है, पहला कार्बन sp2, दूसरा sp2, तीसरा sp, चौथा sp। बोथ ए एंड डी आप कह रहे हो, डन है। इन्होंने कहा ई, बोथ ए एंड डी। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये तो sp2 है, 1 2 3 सिग्मा sp2 है, sp sp है, ए तो है ही है, ये तो डन है। अब डी भी देख लेते हैं है कि नहीं है। ए एंड डी है ना, sp2 सही है, sp(r2) सही है, sp सही है। नाइट्रोजन का देख लेते हैं। अच्छा नाइट्रोजन आ गया ना, अब यहाँ देखो टोटल पेयर वाली बात आ जाएगी। पाई बॉन्ड को इग्नोर कर दो, टोटल पेयर 2 है यहाँ पर, सॉरी यहाँ sp है ना, तो टोटल पेयर 2 है तो क्या हो जाएगा sp, यस ई ऑप्शन सही कहा आपने। तो क्योंकि यहाँ पर फिर सिग्मा बॉन्ड की बात नहीं आएगी, भैया टोटल पेयर देखेंगे, जो लोन पेयर को भी बॉन्ड पेयर में काउंट करेंगे। सही है। नेक्स्ट वन, सल्फेट ऑफ अ मेटल हैज द फॉर्मूला दिस, द फॉर्मूला इज फॉस्फेट विल बी डैश। एक मेटल का सल्फेट का फॉर्मूला ये आ रहा है, इसके फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या आएगा? ये तो कॉमन जनरल नॉलेज वाला सवाल है ये। सल्फेट का फॉर्मूला ये है तो फॉस्फेट का क्या होगा? कौन बताएगा? बिना मैं इसमें हिंट नहीं दूंगा, देखते हैं कि आपको कितनी केमिस्ट्री आती है। ए ऑप्शन होगा, मुझे क्या पता। आप लोग ये कह रहे, क्या कह रहे हो बेटा तुम? डी ई, ये ई कह रहे हैं, और यहाँ गर्ल्स क्या कह रही हैं? ए। और कोई? हाँ बी वाला भी कोई है? कौन है बी वाला? क्या सी हो सकता है? नहीं सी है कि नहीं ये बताइए मुझे क्या पता, हो सकता है इतना थोड़ी ना तुक्का मारेंगे। हो सकता है ये वर्ड सही नहीं है। आप बोले सर सी है, बोले सी है, सी है, ओके। इन्होंने सी कह दिया, ये डन है कि सी है। पेपर में भी ये लगा कर आती है, इनके टेस्ट में आता तो ये सी, इसका मतलब यही है ना। अब देखते हैं नंबर किसको मिलते हैं इसमें से। तो और कोई बी और डी बच गया, कोई बताएगा? बी और डी बचा हुआ है, नहीं बता रहे हो। देखो इतना मुश्किल सवाल तो नहीं यार, इतने ख़राब कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री के आपके माशाल्लाह। देखते हैं क्या होता है, कौन सा ऑप्शन सही है। M2SO4, ओके। सबसे पहले यहाँ पर ये जान ले कि इस M की वैलेंसी क्या है यहाँ पर। हाँ क्या है M की वैलेंसी? इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगी? और ये -2। अब फॉस्फेट बनाना है, M हाँ हो गया और PO4 हो गया। मैग्नीशियम की, अच्छा मेटल जो है उसकी वैलेंसी तो +3 है, और फॉस्फेट की वैलेंसी होती है सी ऑप्शन करें। तो एक बच्चे इसने बोला था सर, ठीक है, सब गलत बोल रहे। तो कैसे लगा दे रहे तुम लोग ये सब फार्मूला? यही होगा ना भाई, क्या मतलब हम लोगों ने क्या लॉजिक लगाई है? -2 हुआ फॉस्फेट, -2 कब से हो गया बेटा? -3 होता है फॉस्फेट। इतना तो याद रखें, रेडिकल सेट लिस्ट। कार्बोनेट -2, फॉस्फेट -3, नाइट्रेट -1, ये तो हर किसी को पता होना चाहिए। सिर्फ सी ऑप्शन एक ही स्टूडेंट ने सही कहा, बाकी सबने गलत ही बताया। ओके नेक्स्ट, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन टॉलुइन इज रिस्पेक्टिवली। टॉलुइन का स्ट्रक्चर बनाना आता है ना, वो देखिए थोड़ा ब्लर सा दिख रहा है, चलो मैं बना देता हूँ यहाँ पे बड़ा थोड़ा। ये हमारा है टॉलुइन, है ना, मिथाइल बेंजीन। इसमें बताइए टोटल सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने होंगे, चेक कीजिए। क्या होगा बेटा? ऑप्शन है यस, बिल्कुल सही। 15 सिग्मा 3 पाई, 15 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड इसके अंदर होंगे। क्योंकि 12 सिग्मा तो यहीं पर होंगे ना, इसमें 3 प्लस ऐड हो गए इसमें H3 के, तो 15 सिग्मा होगा, और 3 तो पाई दिख ही रहा आपको। एन एलिमेंट फॉर्म्स कंपाउंड ऑफ द फॉर्मूला ACl3 A2O5 Mg3A2 बट डज नॉट फॉर्म ACl3, द A कुड बी डैश। ये भी जनरल नॉलेज है कि एक एलिमेंट है A, जिसका नाम A एलिमेंट है, वो ये फॉर्मूला भी बना रहा है, ये भी बना रहा है, ये भी बना रहा है, लेकिन ACl5 नहीं बनाता। कौन सा मॉलिक्यूल हो सकता है ये?
कौन सा एटम हो सकता है बोले? N हो सकता है, बिल्कुल सही। चूँकि NCl3 तो बनता है बट NCl5 कोई कंपाउंड नहीं होता, नाइट्रोजन पेंटाक्लोराइड पॉसिबल नहीं है, तो ACl, बाकी ये NCl3 बनता है, N2O5 बनता है डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, और Mg3N2 बनता है मैग्नीशियम नाइट्राइड, लेकिन बस ये नहीं बनता NCl5। PCl5 बनता है लेकिन NCl5 नहीं पॉसिबल होता है। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड होता है बट नाइट्रोजन पेंटाक्लोराइड नहीं होता है। ठीक है, सही है। ये तो जनरल नॉलेज का सवाल था, कोई कॉन्सेप्ट तो था नहीं। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल? किसमें बताइए इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा, किसके सेंट्रल एटम में? जरा बताइए किसके सेंट्रल एटम में ऑक्टेट की कंप्लीशन नहीं है? हाँ जी, किसमें इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है सेंट्रल एटम का? जी, डी SiH4, E C2H4, गलत जवाब। स्ट्रक्चर बना दो पहले ताकि आपको दिख जाए ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। देख ले दोनों का अपन को ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। E नहीं है, गलत जवाब। अब क्या, आप तो छोड़ो, अभी पहले गलत बता दो तो अब तो चैंपियन होने के बाद में बताने वाला दो कटे गया। और उसको पहले बताने में मजा आ रहा है यार, इसके बाद कटने के बाद थोड़ी ना मजा है बताने में। वो सोच रहे चलो शुक्र ये कट गया, इस पर डाउट था मुझे, अगला वाला ही सही है। ऐसे तो कोई इतना कोई गेम थोड़ी ना खेल हम, क्विज शो जीतो पाकिस्तान, ये यहाँ पर मर्जी चल रही है। वहाँ एक ही बार लगाना है, सही लगाना है। यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट तो हो रहा है, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आपने बोल कैसे दिया इसको, 2 2 4 2 6 2 8, तो बोलना ही नहीं था ना, तो बी ऑप्शन तो बोलना ही नहीं था। क्या बड़ा क्या होगा? सी होगा, तो बचा ही सी। B2H6, अब B2H6 है ना, बोरॉन है। अब 3 हाइड्रोजन से यहाँ इसने बॉन्ड बनाया हुआ है, तो कंप्लीट हो गया यार। तो कंप्लीट हो गया ना। ई नहीं है ना, ई कहाँ से? ई तो सही, तो डी भी नहीं है, SiH4, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल? हाँ ना, तो सही ना, बस अजीब हाल है यार। यहाँ पर ये बॉन्ड कैसे बनेगा? बोरॉन के तो 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, BH3, तो इस P2H6 कैसे बनेगा? तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा बॉन्ड बनाने के लिए। नहीं, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसको पढ़ते हैं हम लोग। ये असल में एक अलग किस्म का बॉन्ड बन रहा है, इसको हम लोग कहते हैं बनाना बॉन्ड। सुना है कभी? बना, सही कह रहा है उसका नाम, उसको बनाना बॉन्ड कहा जाता है। ये कोटा फैक्ट्री देखा है कभी आपने? सीज़न मैंने बताया था ना, कोटा फैक्ट्री देखा है? इसका फर्स्ट सीज़न जो है ना, उसमें जो केमिस्ट्री पढ़ा रहे होते हैं, तो उसमें बनाना बॉन्ड का बड़ा उसमें तस्करा है एपिसोड 4 में। अगर आप बहुत मशहूर है तो वहाँ बनाना बॉन्ड ही समझाया गया उस वेब सीरीज़ के अंदर, तो बड़ा मज़ेदार है वो। तो उसमें वो परेशान हो जाता है बनाना बॉन्ड कैसे बन गया, क्योंकि वो कह रहा है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्यों नहीं बनेगा। मतलब वो बड़ा, वो वेब सीरीज़ ऐसी है जो कि आपके बिल्कुल सब्जेक्ट से लिंक मारती है। बाकी तो है बिला वजह के बस स्टूडेंट का तस्करा होता है, बट स्टूडेंट का ही नहीं होता उसमें। बस यूनिवर्सिटी में गए हैं तो बस आड़ा उड़ी चल रही है, तो बस वो मूवी क्या होगी? स्टूडेंट मूवी होगी। कहाँ से हो गई भाई? वो यूनिवर्सिटी में गए, फिर वहाँ से वो पिकनिक मनाने चले गए, तो स्टूडेंट मूवी ये थोड़ी ना होती है। स्टूडेंट मूवी जिसमें स्टूडेंट के ऊपर बात की जाए, उसके मसाइल पर देखा जाए, रेस्पेक्ट टू उसके सब्जेक्ट बात की जाए, तो उसमें बड़ा बनाना बॉन्ड का उसमें तस्करा है। तो मुझे वहाँ याद आया, वहाँ मैंने ये देखा था। तो यहाँ पर इसका ना एक पी का ना एक सब शेल खाली होता है, उस सब शेल की वजह से ओवरलैपिंग करके ना ये बनाना बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। इलेक्ट्रॉन अगर से नहीं बचा है इसमें, लेकिन वो सब शेल से बॉन्डिंग करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें देखा जाए तो 2 2 4 2 6 ही आ रहे हैं, इसमें भी 2 2 4 2 6 ही आ रहे हैं। बाकी ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पर।
तो ये हमारा बनाना बॉन्ड कहलाता है। तो ये B2H6 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बट ये IIT नीट वगैरह सब में आता है, ये हमारे स्क्रीन बोर्ड में नहीं पूछते हैं उसको। आ गया गलती से तो देखें, मतलब एक नई इन्फॉर्मेशन मिली कि ये भी एक बॉन्ड होता है बनाना बॉन्ड। इंडिया में पढ़ा जाता है इसको, पाकिस्तान में नहीं पढ़ते। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेट विथ रेफरेंस टू मॉलिक्यूलर फार्मूला हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ये बड़ा करेक्ट सेट ढूंढ लो इसमें से, मतलब करेक्ट सेट मतलब जो एक दूसरे के मुताबिक है सारे, मतलब हाइब्रिडाइजेशन, शेप और एग्जाम्पल फिक्स हो जाए तीनों में। सी ऑप्शन बेटा क्या कह रहे हो, सी कह रहे हो? BeCl2sp लीनियर, बिल्कुल सही सी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोजेसेस प्लेनर शेप। प्लेनर शेप, प्लेनर शेप हमारे पास दो तरह का हो सकते हैं बेटे, तो लीनियर हो जाएगा तो प्लेनर हो जाएगा, या फिर अगर ट्रायगोनल प्लेनर होगा तो बाकी कोई भी प्लेनर नहीं होता है, या लीनियर हो या ट्रायगोनल प्लेनर हो। ए तो नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी हमारे पास क्या डी होगा ना, ट्रायगोनल प्लेनर इथीन। सी क्यों नहीं होगा, देख लो क्यों नहीं होगा, पिरामिडल है, हाइड्रोनियम आइन। NH2 माइनस नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, और लोन पेयर बच गया ना इसके पास, तो ये भी नहीं हो रहा लीनियर। लीनियर बस ये बने, वो सॉरी ट्राइगोनल, ये ट्राइगोनल ये बनेगा। अच्छा NH2 माइनस है ना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन NH2 माइनस है ना, ये अमाइन है ये, तो एक नाइट्रोजन ये रहा, 5 इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक से इसने यहाँ बॉन्ड बनाया, एक से इसने यहाँ बॉन्ड बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन गया, 3 इलेक्ट्रॉन बच गए। ओके देखो, एक मिनट रुक जाए, हाँ माइनस वही मैं देख रहा हूँ, सबर करें। ये हो गया ऐसे, लेकिन अब ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल है ना, चूंकि 7 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 ऑड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेशली आपको पता अनस्टेबल होता है, तो कहीं से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये बाहर से, तो माइनस हो जाएगा चार्ज इस पर। ये तो ये आप देखें तो अब इसमें तो जाहिर सी बात है 2 लोन 2 बॉन्ड एंगुलर हो गया ये, दैट्स वाई ये नहीं है, ये नहीं सही। क्लियर है, सी डन है, डी डन है डायरेक्ट। ये प्लेनार शेप होगा इसका। प्लेनार से हमारा जो प्लेन पे रखा जाएगा, प्लेनार समझते हो ना, प्लेनार जो प्लेन पे रखा जाए, जैसे ट्राइगोनल है ना ये, और जैसे अब जो प्लेन पे रखा जाए तो जो बोर्ड पे चिपक जाए और बोर्ड से बाहर ना निकले, जो ज़मीन पर रखा जाए, ये लीनियर या ज़मीन पर रखा जाएगा ऐसे, ऊपर नहीं उठा होगा। इसी तरह से ये ट्राइगोनल है, अब ये ज़मीन पर ऐसे ही रखा जाएगा चुपटा, ऊपर नहीं उठा होगा। लेकिन इसके अलावा कि बाकी शेप में आपको दिखा, आप देखो ये एंगुलर है, अभी उठा हुआ शेप है। इसी तरह से ये बेंट है, सॉरी ये ट्राइगोनल है, ये उठा हुआ है। इसके ऊपर अगर हम जो है ना वो ये पिरामिडल के बाद इसके ऊपर ये लगा दें टेट्राहेड्रल, ये भी उठा हुआ है, तो ये सब नॉन प्लेनार होता है। ठीक है, क्लियर है मसला? हाँ यूँ करके ना, उसके फिर लोन पेयर को भी देख रहे होते हम, तो वो टेट्राहेड्रल ही बना रहा होता है। लोन पेयर भी काउंट होता है ना, तो ओवरऑल टेट्राहेड्रल हो जाता है वो। दिमाग लगा रहे हो तुम लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितने स्लाइड, 7 हुए अभी तक, अल्लाह अकबर, खत्म ही नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल्स इन दिस इज डैश। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल बताइए। हाँ बेटा, बॉन्ड एंगल का करेक्ट ऑर्डर, सही दिखाए, दिमाग लगाए इसमें, और क्या ऑप्शन कर रहे हो बेटा? कौन बताएगा सबसे पहले आंसर इसका? सी। इनाम नाम है ना आपका, इनाम फ्रॉम बल्दिया सेक्टर 9। ओके, सो देखते हैं, नाम ले लिया, तुम्हारा गलत नहीं होना चाहिए, अब छापा लग जाएगा तुम्हारे घर पे वरना। तो देखते हैं सी ऑप्शन, ये हमारा H2S हुआ, दिस इज 104.5 डिग्रीज, ये कम है 107 डिग्री से, ये कम है 109.5 डिग्री से, ये कम है 120। बच गए तो सही है, सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, सही समझ में आया सबको? इसके लिए आपको अच्छे खासा स्ट्रक्चर ना प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपके देख के बॉन्ड एंगल निकाल दो, स्ट्रक्चर निकाल दो, इसीलिए प्रैक्टिस करा रहा था कि आप देख के समझ में आए। क्लियर है भाई? स्ट्रक्चर तो नहीं बनाओ किसी का,
समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, H2O इज डाइपोलर वेयर एज BeF2 इज नॉट, इट इज बिकॉज डैश। H2O तो पोलर है लेकिन BeF2 नॉन पोलर, ऐसा क्यों भाई? वाटर पोलर होता है लेकिन बेरियम फ्लोराइड नहीं होता, क्यों? क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है? आप आंसर बताएं, ABCDE। डी ऑप्शन कह रहे हो आप? डी देखते हैं। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ O2, इसका कोई लिंक नहीं होता पोलैरिटी पे, क्योंकि पोलर एटॉमिक है ना, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात ही नहीं होती पोलर एटॉमिक के अंदर, डायटॉमिक में बात होती है। नेक्स्ट, H2O इन्वॉल्व्स इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग वेयर एज BeF2 इज अ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल, से भी कोई फर्क नहीं पड़ता शेप में, मतलब पोलैरिटी में। नेक्स्ट है C है, H2O इज लीनियर एंड BeF2 इज एंगुलर, उल्टा लिख दिया है इसमें। डी ऑप्शन है कि H2O इज एंगुलर, BeF2 इज लीनियर, इसकी वजह से है चूंकि एंगुलर शेप आ रहा है उसका, आसिमेट्रिकल है तो ये पोलर हमारे पास है, और ये सिमेट्रिकल है तो ये हमारे पास नॉन पोलर है। पढ़ाया था ना मैंने आपको, इस वजह से। तो मसला समझ में आ गया? दोनों MCQs ये पक्की बात है। देखो इससे मुश्किल MCQs नहीं आएंगे आपके MD कैट में, मैं फिर बता रहा हूँ। हद से हद मुश्किल तरीन पेपर बनेगा तो ये आ जाएगा, आसान बनेगा तो डिफाइन केमिकल बॉन्ड, व्हाट इज द शेप ऑफ मीथेन, हाउ मेनी बॉन्ड पेयर आर इन मीथेन, ये आसान सवाल है। व्हाट इज द बॉन्ड एंगल इन ट्राइगोनल पेयर स्ट्रक्चर, हु गेव द वेस्पर थ्योरी या हु गेव VBT, ये सवाल होगा ना, आसान बनेगा तो और मुश्किल बनेगा तो ये सब आ जाएगा। तो मुश्किल कर लोगे तो आसान तो अपने आप हो गया। अब वो कॉन्सेप्ट तो कहीं पीछे रह गया, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, हमसे आगे बहुत आगे की चीज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंगुलर शेप ऑफ ओजोन कंसिस्ट ऑफ डैश। ओजोन का एंगुलर शेप कंसिस्ट ऑफ डैश, छोड़ो इस सवाल को, छोड़ो आगे बढ़ो, फटाफट अगला सवाल देखो। अमोनिया माइन एंड H3O प्लस आइंस हैव ज्योमेट्री डैश। ये बताइए, ये तो जो देखो जो नहीं आएगा पेपर में मैंने हटा दिया, जो आएगा वो तो बताओ। अब ये भी नहीं बताया तो फायदा क्या हुआ? अमोनियम और H3O प्लस की ज्योमेट्री क्या होगी, क्या शेप होगा? पेयर गिन लो भाई, वेस्पर थ्योरी लगाओ, और क्या? कौन बताएगा आंसर? नहीं समझ में आया किसी को? ए ऑप्शन क्या रहा है आप? डी कौन कह रहा है? आप डी कह रहे हैं? बी कह रहे हो आप? बी या डी? डी कह रहे हो आप? आप क्या कह रहे हो? और ये कौन बोला था? आप कह रहे हो ये बी, ए कौन कह रहा है? बस मतलब ये मुकाबला है डी और बी में, क्या बता रही ना मोए हो जाएगा तुम लोगों में। उसको बोलते हैं ना तो वही वाले सीधे, यार ऐसा गलत कर, ऐसा हो चुका है आप लोगों के साथ इससे पहले भी। सब किसी का सही नहीं होता, सबका गलत होता है, ऐसा बहुत फिर ख़राब दिमाग खराब होता है। चल देखते हैं, अमोनिया माइन NH4 ठीक है भाई, तो ये तो हमारा हो गया टेट्राहेड्रल, सही है, ये तो सही है। अब इसमें तो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। अब देखते हैं हाइड्रोनिया माइन। तीन बॉन्ड एक लोन, हाँ एक मिनट, पिरामिडल है ना ये, सही है। जिसने बी ऑप्शन का उसने सही कहा, टेट्राहेड्रल है और एक हमारे पास ट्राइगोनल पिरामिडल हो गया, अमोनिया का जैसे स्ट्रक्चर होता है, सही है।
नेक्स्ट है पेयर विच कंटेन्स बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड। एक ऐसा कोई पेयर ढूंढिए जिसमें आयनिक कोवेलेंट दोनों बॉन्ड मौजूद है। मेटल ढूंढ लो भाई, और क्या, मेटल ढूंढ लोगे तो उसमें आयनिक तो हो गई, बाकी 3 ऑप्शन इसमें ऐसे हैं जिसमें मेटल है ही नहीं। 1 मिनट, बल्कि क्या कह रहे हैं, सॉरी एक रुक जाओ 1 मिनट। एक आयनिक और एक कोवेलेंट, ये कहना चाह रहे हैं शायद ये कहना चाह रहे हैं, तो सवाल चेंज हो जाएगा। कह रहे एक आयनिक और एक कोवेलेंट ढूंढना। अब बताओ, एक आयनिक होना चाहिए और एक कोवेलेंट, ऐसा कोई जोड़ी क्या होगा बेटा? बी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन, यस डी ऑप्शन करेक्ट है। दिस इज आयनिक, दिस इज कोवेलेंट। अगरचे मेटल नहीं है इसमें, मैंने बताया था ना कि प्लस माइनस की अट्रैक्शन, ठीक है, फंसा दिया उन्होंने यहाँ पे, ठीक। अक्सर बच्चे डीपी लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अ मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइलिन कंटेन्स, तो बच्चा आ रहा, ये आएगा ना तुम लोगों को। मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइलिन कंटेन बॉन्ड्स, बोलो एसिटाइलिन क्या है? इथाइन है ना। कितना सिग्मा कितना बॉन्ड टोटल? 3 सिग्मा 2 पाई, 3 सिग्मा 2 पाई, सी ऑप्शन। या ना आसान सवाल। मसला उसमें क्या नहीं होगा? बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें भी आयनिक है और इसमें भी आयनिक है। हाँ, मेटल आ गया ना, मेटल आ गया तो आयनिक हो गया। एक आयनिक और एक कोवेलेंट ढूंढना है, तो ये आयनिक है, ये कोवेलेंट है। कोई मसला बच्चों? समझ मारी बात सारी? नेक्स्ट कितने? 9 है, चलो देखते हैं। तो इसमें इतने सारे सवाल। कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड इन इथेन इज ड्यू टू डैश, सी ऑप्शन, sp3 ओवरलैपिंग, बिल्कुल सही। विच पेयर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज आइसो स्ट्रक्चरल, सेम स्ट्रक्चर ढूंढे, 2 मॉलिक्यूल दोनों का सेम स्ट्रक्चर हो, ऐसा कुछ ढूंढ लीजिए। बी ऑप्शन कह रहे हैं आप, इनाम बी। सी कौन कह रहा है? आप सी कह रहे हो, सी। और कुछ कह रहे हैं? डी, बी ऑप्शन है। H2S एंगुलर होता है, SO2 भी हमारे पास एंगुलर होता है, लेकिन बॉन्ड एंगल तो अलग है बेटा। ये 104.5 डिग्रीज वाला होता है और ये 119 डिग्री वाला होता है। बी तो नहीं है, बी तो कट गया, बॉन्ड एंगल अलग है। सी कह रहे हो बेटा आप, सी है 160 डिग्री ये रहा, और ये 120 डिग्री, कट गया। ए ऑप्शन कट गया। 180 डिग्री 180 डिग्री लीनियर है, क्या कर रहे हो अल्लाह के बंदे। SCl2 ये रहा भाई, क्या हो गया, लीनियर है, वो एंगुलर बेंट है, 104.5 डिग्री है। तो डी और ई क्या कह रहे हो? डी आई, डी ऑप्शन 50-50 हो गया अब तो। ई ऑप्शन कह रहा, गलत, कट गया। 180 डिग्री और 104.5 डिग्री। अब बताओ क्या ऑप्शन होगा, अब बताओ क्या ऑप्शन होगा इसमें। क्या रिकॉर्डिंग चल रही है यार, बच्चे ही बोले मैं किस क्लास में बैठ गए सर जाके कि बल्दिया टाउन सईदाबाद 5J कैंपस खतरनाक कैंपस है, ठीक है। ऐसा नहीं करो भाई। तो ये डी ऑप्शन है भाई, इसमें नहीं समझ में आ रहा आपको, लीनियर है ये BeCl2, ये 2 बॉन्ड पेयर आ गए ना इसके अंदर, बस तो लीनियर हो गया ये 180 डिग्री आ गया। ये CS2 कार्बन, डबल बॉन्ड सल्फर, डबल बॉन्ड सल्फर, ये पाई बॉन्ड इग्नोर हो गया, 1 और 2 बॉन्ड पेयर आ गया, 180 डिग्री बॉन्ड एंगल हो गया, तो डी होगा ना भाई। पहली बार देख रहे हो क्या स्ट्रक्चर ये? सही बताओ, ऐसा नहीं करो। क्या करोगे? 22 तारीख को टेस्ट है सितंबर को, और ये अभी आप लोग ऐसे गलत MCQs लगा रहे हैं इतना पढ़ के भी। नेक्स्ट, विच वन इज इनकरेक्ट फॉर हाइब्रिडाइजेशन?
कौन सी बात हाइब्रिडाइजेशन के बारे में इनकरेक्ट है? गलत बात है हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। 4 बातें सही होंगी, गलत होंगी। पढ़ा तो है हाइब्रिडाइजेशन, उसके लिहाज से बताएं कॉन्सेप्ट से। हाँ बेटा बोले, क्या करोगे नाम? डी। सोच लो बेटा, आज के लिए इतनी बेइज्जती काफ़ी है। गलत नहीं बताओ। फिफ्टी 50 होता गलत होता है। आपके ऑप्शंस गलत हैं, ये बोले ना आप डायरेक्ट ऑप्शंस गलत है। ये कह रहे हैं ऑप्शन सही नहीं है, और आप कह रहे हो डी ही सही है। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड ओनली, ये बात सही है, पाई तो बनता नहीं है। ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी, सही है, ऑलमोस्ट इक्वल होती है। ऑलमोस्ट इक्वल होती है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होती है, नियरली इक्वल होती है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव सेम शेप एंड एनर्जी। एक मिनट, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव सेम शेप एंड एनर्जी, सबका शेप एक ही जैसा होता है। ऑर्बिटल्स का शेप तो सेम होता है, अरेंजमेंट जब कर लेते हैं तो अलग अलग शेप में आ जाते हैं। डी है मैक्सिमम एस कैरेक्टर इज पॉजेस्ड बाय एसपी, सारे करेक्ट स्टेटमेंट है। नहीं, सेम रहती है क्या बेटा? 50-50 हो गया ना बेटा। SP3 और SP2 में तो एस कैरेक्टर कम होता है, कंपेयर कर लो। मतलब एस कैरेक्टर SP3, SP2, SP में से मैक्सिमम किस में होता है? यहाँ ये बात हो रही। तीनों में से मैक्सिमम तो SP में होता है ना एस कैरेक्टर, इस लिहाज से मैक्सिमम, ठीक है। तो कोई भी कैरेक्टर स्टेटमेंट नहीं है। और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की सेम शेप होती है ना भाई, सारे एक ही शेप के होते हैं। हाँ, जब वो अरेंज हो जाते हैं तो उनका शेप अलग अलग हो जाता है। अरेंजमेंट के बाद वो फिर उनका ज्योमेट्री अलग हो जाती है, वरना शेप तो एक ही जैसा होता है सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल का। एक शॉर्टर लोब होता है, एक लॉन्गर लोब होता है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू वेस्पर मॉडल द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल इज डिटरमाइंड बाय डैश। ये तो आसान है यार, रखता है ये तो ऐसे ही बता दो। ई बॉन्डिंग एटम, बॉन्ड पेयर और नॉन बॉन्डिंग पेयर, बिल्कुल सही, ई ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड एंगल इन कार्बन कंपाउंड्स व्हिच कार्बन इज प्रेजेंट इन डिफरेंट हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर्स डैश। ओके, बॉन्ड एंगल बतानी है कार्बन के लिहाज से, ये तो बता ही दो, आसान है। क्या हो जाएगा? बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताइए कार्बन के। क्या होगा? अबे तो आसान है। क्या होगा? बी ऑप्शन। SP3 के ज़्यादा होगी SP2 से, गलत बोल दिया बेटा। ए ऑप्शन होगा ना, SP की ज़्यादा होगी SP2, SP2 की ज़्यादा होगी SP3 से। तो उल्टा क्यों कर दिया? तो रिवर्स कर दिया ना। बाकी तो पता ही, इतना आसान सवाल ही, सही है। तो मसला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट है, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेज इन द कंपाउंड? बी ऑप्शन 2 है। तो ये तो नहीं होगा, ये sp है, ये भी sp है, ये sp2 है, ये sp है, ये sp2 है, ये sp3 है, सही है, 2 आ गया। नेक्स्ट, टिक द करेक्ट आंसर फॉर द स्टेटमेंट गिवन बिलो। सी ऑप्शन। SO2 लीनियर, गलत जवाब। OSO बॉन्ड एंगल एंड SO3 इज 109 डिग्री, नो, ये तो लीनियर वो ट्राइगोनल बनेगा ना ये। सी HCN मॉलिक्यूल हैज 2 पाई बॉन्ड, यस 2 पाई बॉन्ड होते हैं। लेविस स्ट्रक्चर फॉर CO3-2 हैज 24 इलेक्ट्रॉन, ये तो निकालना पड़ेगा भाई। CO3-2 यार ऐसे ही निकाल लेते हैं। कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 12 हो गए। ऑक्सीजन में 8 में 12 कहाँ हो गए? 6 हो गए ना भाई, इलेक्ट्रॉन है। इसमें 1 हो गया, 8 3 था 24
और प्लस कर देंगे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स और जो कि बाहर से आ रहे हैं -2। कितना हो रहा है ये देखें, तो ज़्यादा ही हो रहा है, तो ज़्यादा हो जा रहा है। तो डी कैसे हो सकता है बेटा? हाँ 8 है ना, 8 3 24। तो ऑप्शन जो है वो सिर्फ सी करेक्ट है, डी गलत है। तो देख लिया हमने, निकाल लिया उसको डायरेक्ट। नेक्स्ट है पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन ऑल एक्सेप्ट डैश। इनमें सब में पाई बॉन्ड है सवा एक मॉलिक्यूल का। सी ऑप्शन बिल्कुल सही, इथेन में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है करेक्ट सीक्वेंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन इन सेंट्रल एटम ऑफ H2S PCl3 CH2SO3 डैश। H2S में हमारे पास क्या आ रही है? H2S में हमारे पास आ रही है, दिस इज 4 पेयर है ना टोटल, sp3 है ये, PCl3 भी sp3 है, CH2 ये हमारा हो गया sp, SO3 लीनियर वो बन रहा होगा ना ये अपना ट्राइगोनल प्लेनार, sp2, sp3 sp3 sp sp2। ये ऑप्शन कौन बोला था भाई? ये ऑप्शन नहीं है बेटा, डी है ना। देखिए इस तरह से आ रही है कन्फिग्रेशन। पेयर्स गिने ना, 4 पेयर 2 पेयर 3 पेयर हो गया। इतना तो देखते साथ पता लग जाता है। तो मसला किसी को कुछ पूछना है? किसी सवाल में कोई मसला? SO3 का, सल्फर ट्राइऑक्साइड का देख लेते हैं। ये रहा सल्फर, ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा ऑक्सीजन, ऐसे बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। ये इग्नोर हो गया, ये इग्नोर हो गया, एक बॉन्ड पेयर, दूसरा बॉन्ड पेयर, तीसरा बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर आ गया, तो ट्राइगोनल प्लेनर शेप 120 डिग्री, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर है? तो मसला और नो इश्यूज, सब ओके यहाँ तक? ठीक है। इतना छोटा लिखा हुआ है तो दिख भी नहीं रहा। थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। देखिए वो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन हाफ मोल ऑफ इथीन। तो हाफ मोल इथीन में टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? देखो ये 1 मोल की बात करेंगे, इथीन की, इथीन ही है ना भाई हमारा, दिस इज इथीन। सही है, कोई मसला? इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। 1 मोल में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। अच्छा 1 मोल की बात करेंगे तो 1 मोल में तो पाई बॉन्ड नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करें ना। 1 मोल की बात करेंगे तो इसका मतलब तो उसके अंदर हमारे पास 1.204 एक्सपोनेंट 24 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे। सही बात है, चूँकि 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स होंगे, और इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? अगर एक मॉलिक्यूल में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो इतने मॉलिक्यूल में 6.02 एक्सपोनेंट 23 में कितने होंगे? इसको ट्वाइस होंगे। तो 1 मोल में कितने हो गए? इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। समझ हमारी बात? तो 1 मोल में जो है वो 2Na पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हो जाएंगे। 2Na है ना ये। अब आपसे सवाल में कह रहे हैं हाफ मोल में कितने होंगे? तो इसका हाफ हो जाएगा 6.02 एक्सपोनेंट 23, मतलब Na। ठीक है, तो Na है आंसर में, बी ऑप्शन में ना Na। तो यहाँ पर कह रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, जरा समझिएगा थोड़ा सा, इन्होंने सवाल थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि पता है पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? तो यहाँ पर और हाफ मोल में, तो 1 मोल में देखो किस तरह से कॉन्सेप्ट चलाना है, मैं बता दे रहा हूँ, दोबारा से बता दे रहा हूँ वर्बली, कि 1 मोल की बात करेंगे ना, 1 मोल में, पहले 1 मोल को छोड़ो, 1 मॉलिक्यूल की बात करेंगे अगर,
तो एक मॉलिक्यूल में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये बात समझ में आ रही है आपको? ये समझ में आ रही है? एक मॉलिक्यूल में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है क्योंकि एक पाई बॉन्ड है। तो एक मॉलिक्यूल में अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 6.02 एक्सपोनेंट 23 में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको तो 1.204 एक्सपोनेंट 24 हो जाएंगे, इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स। और ये 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स में होंगे, इसमें से 1 मोल में होंगे। नहीं आई बात समझ में भी? चलो ठीक है, इसको फॉर्मूले से कर ले किसी। देखो 1 मोल, एक मॉलिक्यूल जो है उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। बात यहां तक समझ में आ रही है बात? 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 इंटू 6.02 एक्सपोनेंट 23 होंगे, ये हो जाएगा 1.204 एक्सपोनेंट 24 मॉलिक्यूल। ओके, इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सही है। अब ये कितने, इतने मॉलिक्यूल्स में ना, मतलब 1 मोल में है ये, तो 1 मोल में इतने ही पार्टिकल होता है ना भाई। अब आपसे कह रहा है हाफ मोल में कितने होंगे, इसका हाफ कर देंगे तो हो जाएगा 6.02 एक्सपोनेंट 23 आ जाएगा पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब n है। समझ में आ गया? अब तो इस तरह पूरा सॉल्व हो गया, तो एक आंसर आएगा इसका। तो मसला, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अ मॉलिक्यूल विद फार्मूला XY3 हैज़ अ पिरामिडल शेप, हैंस इट हैज़ डैश। एक मॉलिक्यूल है XY3, उसका पिरामिडल शेप है, तो पता है कितना बॉन्ड कितना लोन पेयर होगा? ना अमोनिया है ना ये, तो 3 बॉन्ड 1 लोन। 3 बॉन्ड 1 लोन कहाँ है भाई? 3 बॉन्ड 1 लोन, यस, सी ऑप्शन। हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन इन CH3NO2 इज रेस्पेक्टिवली डैश। CH3NO2 में बताइए कार्बन और हाइड्रोजन नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? कार्बन तो सही sp3 हो जाएगा, नाइट्रोजन क्या होगा? sp2 हो जाएगा नाइट्रोजन। 3 बॉन्ड बना रहे हैं ना, नाइट्रोजन sp2 हो जाएगा, तो sp3 sp2, डी ऑप्शन होगा, सही है। ये sp3 और ये sp2 हो गया। स्ट्रक्चर खोलूँ क्या उसका? ओपन करो स्ट्रक्चर, सारी कर दूंगा जब नाइट्रोजन करना है तो पूरा मॉलिक्यूल ओपन होगा ना बेटा। CH3NO2, ये हो गया CH3, ये हो गया N और O2, ऑक्सीजन 2। एक यहाँ से बॉन्ड बना और एक यहाँ से हमारे पास जो है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग हो गई, सही है। अब नाइट्रोजन में ये पाई बॉन्ड इग्नोर कर दो, 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, तो sp2 हमारे पास हो गया हाइब्रिडाइजेशन, इसलिए हमारा डी ऑप्शन करेक्ट। समझ गए? नेक्स्ट है द ओनली पॉसिबल ज्योमेट्री फॉर अ मॉलिक्यूल AB2 विथ नो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम इज डैश। आसान, AB2 है या AX2 है, लोन पेयर एक भी नहीं है। नहीं नहीं, अरे बिल्कुल सही, इतना सवाल कर लिया, अब तो रट गया ये सब। नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ वाटर इज डैश एट डैश। 0 ग्राम पर cm³ एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 ग्राम पर cm³ एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये है ना, सी ऑप्शन हो जाएगा ना। 1 ग्राम पर ml होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो पढ़ा है तो पिछले चैप्टर का, इस चैप्टर का है भी नहीं। स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स अमंग द फॉलोइंग इज हाइड्रोजन बॉन्ड, डिस्पर्जन फोर्स, कोवेलेंट बॉन्ड, डाइपोल डाइपोल फोर्स, वैन डर वाल्स फोर्स। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है? हाँ, कोवेलेंट बॉन्ड होगा ना भाई। क्या हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ से आ गया? प्राइमरी बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है सेकेंडरी से, प्राइमरी बॉन्ड एक ही है, कोवेलेंट बॉन्ड। नहीं समझ भाई बात? बताया तो था। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स फॉर्म स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड रेस्पेक्टिवली। किस पेयर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे रेस्पेक्टिवली? ओके, रेस्पेक्टिवली मतलब पहले एक क्या सवाल, क्या सवाल में पूछ क्या रही है, तो मुझे समझ ही में नहीं आ रहा। 1 मिनट, सवाल तुम लोग समझ गए जो आंसर देख रहे हो? सवाल तो समझो पहले।
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स फॉर्म स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली मतलब पहला वाला स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए, दूसरा वाला मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड होना चाहिए। पहला जो पहले फर्स्ट वाला स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, दूसरे में हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होने चाहिए। ए ऑप्शन होगा, यस ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड कम है लेकिन स्ट्रॉन्ग है, अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा है लेकिन वीक है। सही है। बी ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है ही नहीं। सी ऑप्शन में पहला वाला स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है। डी ऑप्शन में पहला वाला स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है। इसमें पहले वाले स्ट्रॉन्गेस्ट तो है लेकिन दूसरे वाले हाइड्रोजन बॉन्ड की इतना खतरनाक सवाल दे रहे, बना रहे, पता नहीं कैसे बना दिया मैंने, ये सब समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, सही समझ गए? तो समझ में आ रही है ना बात कैसे? कॉन्सेप्ट बड़ा एकदम तगड़ा कर देगी आपका, अगर आप ये सब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ना, बेहतरीन कॉन्सेप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, CO मॉलिक्यूल पजेस्ट डैश। कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल में क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, ऑल ऑफ दिस, बोथ ए एंड बी। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, स्ट्रक्चर देखा CO का कार्बन मोनोऑक्साइड का कभी? यार इसका इस तरह अलग, थोड़ा अलग किस्म का बॉन्ड होता है इसमें। तो 1 2 आई थिंक ये 3 4, 1 2 3 4। अब देखो ये इस तरह से, पहले ये डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, कार्बन का 2 2 4 तो 6 इलेक्ट्रॉन पूरा हो रहा है। अब ऑक्सीजन क्या करता है, अपने एक इलेक्ट्रॉन पे और के उसके साथ वन साइडेड शेयरिंग कर देता है। इस तरह से बॉन्ड होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और इसका भी 2 2 4 2 6 2 8 ऑक्टेट कंप्लीट रहता है दोनों का। अब बताएं क्या आंसर होगा इसमें? सिग्मा बॉन्ड भी है, पाई बॉन्ड भी है, डेटिव बॉन्ड भी है, तो ऑल ऑफ दीज होगी। इसके लिए आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होता है। ये सिग्मा, ये पाई, ये डेटिव। ठीक है। विच वन इज इनकरेक्ट अबाउट पाई बॉन्ड? पाई बॉन्ड के बारे में क्या बात गलत है? क्या बात है, देखें जरा। पहला क्या कह रहे हैं? स्ट्रॉन्गेस्ट पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन 2 ऑर्बिटल्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। स्ट्रॉन्गेस्ट पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन 2 ऑर्बिटल्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। पाई बॉन्ड तो बनता ही परपेंडिकुलर ऑर्बिटल से। बाद में देखते हैं उसको, बाद में देखते हैं। सी कार्बन एटम कंटेनिंग अ पाई बॉन्ड कैन रोटेट रिलेटिव टू अदर कार्बन। नहीं, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है। सी इट इज लीनियरली सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड एक्सिस। बॉन्ड एक्सिस के लिहाज से लीनियरली सिमेट्रिकल नहीं होती। सही है, ये भी इसलिए नहीं होगा कि वीक बॉन्ड बन जाए शायद, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट पाई बॉन्ड तो बनता नहीं है, वीक होता है। बाकी ये बॉन्ड एक्सिस, अगर बॉन्ड एक्सिस है ना, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो होता है ना, जैसे बॉन्ड एक्सिस कहते हैं, जैसे ये, अब ये जो है ना, ये जो ये बन रहा है बॉन्ड एक्सिस, अब ये इसके लीनियर नहीं होता, इसके परपेंडिकुलर होता है। जो पाई बॉन्ड जो बनता है ना, आपको पता है वो परपेंडिकुलर होता है बॉन्ड एक्सिस के, इसलिए ये डी ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, सही है, सारे ही करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है बॉन्ड एंगल मैक्सिमम किसमें? H2S, SCl2, CS2, SO2, किसमें होगा? CS2 में होगा ना, मैक्सिमम है ना 180 डिग्री। तो बहुत छोटा ही लिखा हुआ था, समझ में आया सारे? आगे शायद बड़ा हो, फॉन्ट बड़ा हो जाए भाई, इतना छोटा नहीं रहना, आँख में आँख ही खराब हो जाए। अब सही है, ये सही है, दिख रहा है कम से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, अरेंजमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। वाटर मॉलिक्यूल क्रिस्टल स्ट्रक्चर में किस तरह से? देखो आइस के अंदर बेटा वो वेंट नहीं होते, वेंट जो होता है ना वो लिक्विड स्टेट में होता है। आइस के अंदर जो है ना वो वाटर मॉलिक्यूल का टेट्राहेड्रल पैटर्न होता है। ये सॉलिड चैप्टर में जो पढ़ा था ना, एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर में, आइस बोल रहे हैं, वाटर नहीं कह रहे, वाटर वेंट होता है। नेक्स्ट है कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन sp हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल इज डैश। पता है ट्रिपल बॉन्ड में क्या बॉन्ड लेंथ होती है कार्बन कार्बन की?
बी ऑप्शन 1.34 सही है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है मैक्सिमम लैटिस एनर्जी इज पोजेस्ड बाय डैश, सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी किसकी होगी? फैक्टर पढ़ा था लैटिस एनर्जी का सॉलिड स्ट्रक्चर के अंदर। क्या फैक्टर था लैटिस एनर्जी का? दो फैक्टर्स पढ़े ना, या एक ही फैक्टर पढ़ा है? एटॉमिक रेडियस का क्या फैक्टर था? देखो मैं इसका शॉर्टकट बता दे रहा हूँ, शॉर्टकट बताते हैं, छोड़ो इसको। लैटिस एनर्जी जिसकी ज़्यादा होगी वो पानी में कैसा होगा? सॉलेबल के इनसॉलेबल? इनसॉलेबल या स्पैरिंगली सॉलेबल होगा। इन सब में स्पैरिंगली सॉलेबल सॉल्ट पता है कौन सा है? AgCl। वो यही ऑप्शन हो गया, खत्म बात हो गई। चूँकि ये लेस सॉलेबल इन वाटर होगा, स्लाइटली सॉलेबल सॉल्ट है, बस इतना कौन देखे चक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनिया हैज नेट डायपोल मोमेंट बट BF3 हैज जीरो डायपोल मोमेंट बिकॉज डैश। अमोनिया का एक डायपोल मोमेंट होता है लेकिन BF3 का नहीं होता है, क्या रीज़न है? सी है अमोनिया इज टेट्राहेड्रल एंड BF3 इज ट्राइगोनल। सी ऑप्शन है ना बेटा? यस, BF3 ट्राइगोनल है जबकि अमोनिया पैरामेडल है, जिसकी वजह से ऐसा। नेक्स्ट है द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इन H2 and Cl2 आर 6 and 198 pm रिस्पेक्टिवली। द बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl इज डैश। बॉन्ड लेंथ के टॉपिक से आया है सवाल है ये। ओके, क्या बात है बेटा। एक क्वेश्चन में मसला इसमें है, यहाँ पर 64 हो गई है, ठीक है, 64 हो गई है, 198 होगा। तो जब हम इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें एटॉमिक रेडियस हाइड्रोजन का पता लग जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 32 पिकोमीटर। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 99। फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो बॉन्ड लेंथ आ जाएगी HCl की, तो 131 आ जाएगी। 99 + 32। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ज्योमेट्री ऑफ H2S एंड इट्स डायपोल मोमेंट इज डैश। ये H2S की ज्योमेट्री और उसकी डायपोल मोमेंट। ज्योमेट्री H2S की एंगुलर होगी और डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होगी। बिल्कुल सही, क्लियर है? तो मसला यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखें। इसमें आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इज फेवर्ड बाय डैश। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन कब फेवर होती है, कब फेवरेबल होती है? लो IP ऑफ मेटल, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नॉन मेटल, ऑल ऑफ दीज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नॉन मेटल, ऑल ऑफ दीज। कब आयनिक बॉन्ड के कंडीशंस पढ़ाई थी मैंने, तो हमें बताया था आयनिक बॉन्ड कब बनता है? जब IP वैल्यू लो होती है किसकी? मेटल की, और हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है किसकी? नॉन मेटल की। तो क्या ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन तो है ही है, बी ऑप्शन भी है, तो सी भी होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटल की हाई होनी चाहिए, तभी तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से ज़्यादा आएगा। ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 2 elements A and B with electronic configuration this and this forms ionic bond. The formula for their combination will be dash. 3s2, ये 2a ग्रुप का एलिमेंट है कोई, ये 2 का है और ये किसका है? 7a का है। तो AB अब +2 और -1 क्या हो जाएगा? AB2। सी ऑप्शन समझ में आता है, इजी है। तो नेक्स्ट है मल्टीपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन डैश। डबल और ट्रिपल बॉन्ड किस में प्रेजेंट होंगे? कौन सा मॉलिक्यूल इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है? कार्बन डाइऑक्साइड में ये डबल बॉन्ड है, तो मल्टीपल बॉन्ड इसको कहते हैं डबल ट्रिपल, बाकी सब में सिंगल बॉन्ड है। नेक्स्ट है ICl मॉलिक्यूल इज डैश। ICl मॉलिक्यूल कैसा होगा? आयोडीन और क्लोरीन के बीच जो बॉन्ड बनेगा, ICl। अब ICl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज यहाँ खींचेगा, प्लस चार्ज आयोडीन पे आएगा ना भाई।
ए ऑप्शन तो होगा नहीं, बी ऑप्शन तो होगा नहीं, प्योरली सी पोलर विथ नेगेटिव चार्ज ऑन क्लोरीन, बोथ बी एंड ओके, या सही है, सी ऑप्शन पोलर होगा जिसमें क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ 4 एलिमेंट दिस द एलिमेंट दैट वुड फॉर्म अ डायटोमिक मॉलिक्यूल विद डबल बॉन्ड इज डैश। डायटोमिक मॉलिक्यूल कौन बनाएगा? ऑक्सीजन ढूंढ लो, डबल बॉन्ड के साथ डायटोमिक ऑक्सीजन बनाते हैं ना। 6 ग्रुप का एलिमेंट दिख रहा है कोई आपको? लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन ढूंढो। सी ऑप्शन क्या है बेटा? 4 2 यस, 4 5 6 7 8 ऑक्सीजन, यस। वही क्या लिखा है? सी बी से ओके, यस ओके, बी ऑप्शन जिसमें सी आ रहा है। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं ना भाई, सी ए डी डी, उसके बाद चलो सही, ए में ए, बी में बी, सी में सी और डी में डी होना चाहिए। नेक्स्ट डेटिव बॉन्ड इज प्रेजेंट इन डैश, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड किसमें होगा? हलवा है, इतना सवाल कर लिया है, 3 घंटे होने वाले हैं। बताइए किसमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग है चारों में से? हाँ, बी ऑप्शन कौन कह रहा है? आप कह रहे हैं बी, गलत जवाब। बी में तो नहीं होगा बेटा, ये रहा बी, ए ऑप्शन में होगा बेटा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग, सही है, ए में होगा। बनाया तो था भी स्ट्रक्चर, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, एक तरफ से ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, दिखाया था ना। एक डिबाई किसके बराबर है? 10 की पावर 18 ESU सेंटीमीटर के बराबर तो है ही है, और 3.335 -30 किलोमीटर के बराबर भी है। ये ऑप्शन हो जाएगा। दोनों दिखाया ना, यूनिट याद कराइए आपको, कोई मसला? सारे क्लियर है? बॉन्डिंग आगे समझ में, मतलब आप पता नहीं यार, कुछ पता नहीं, देखते हैं, अल्लाह रहम करेगा। आखिरी स्लाइड है शायद, अल्लाह से दुआ मांगे बस ख़त्म हो जाइए बेटा। ये इसके 300 सवाल हैं बेटा टोटल, 100 सवाल के मैं स्लाइड लेकर आया हूँ, 200 बचे हैं, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, लास्ट स्लाइड है, आराम से करते हैं सुकून से, और क्या। Which of the following is incorrect about dipole moment? कौन सी बात इनकरेक्ट है डायपोल मोमेंट के बारे में? गलत स्टेटमेंट ढूंढनी है, रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट डायपोल मोमेंट। क्या समझ में आया? ए ऑप्शन है डायपोल मोमेंट ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज नॉन जीरो। नॉन पोलर मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट तो जीरो होता है ना, यही गलत है भाई। जो कह रहे हैं कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल, अब HCl है, इसका डायपोल मोमेंट किसके बराबर है? जीरो के बराबर है कि नॉट इक्वल टू जीरो है? चार्ज आ रहा है ना इसमें, ये पोलर है तो नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब नॉन पोलर का जो है ना वो नॉन जीरो होता है। एक मिनट, ये क्या सर ऐसे स्टेटमेंट ना, कह रहे हैं कि डायपोल मोमेंट ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज नॉन जीरो। HCl एक नॉन पोलर है ना भाई, उसका नॉन जीरो है। हाँ सही तो बात है, सही है, ये ऑप्शन तो करेक्ट स्टेटमेंट है। अच्छा नॉन पोलर का, अच्छा पोलर है, सही, तो ये ऑप्शन ही गलत हुआ। वो नॉन पोलर का नॉन जीरो होता है, जबकि ऐसा नहीं है, नॉन पोलर का जीरो होता है, बस समझ में आ गई बात। अब ज़्यादा देर सोचोगे ना दिमाग की रख पड़ सकती है इसको ज़्यादा नहीं सोचो। ये डबल नेगेटिव जुमले जब आते हैं ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। ओके, बाकी सब गलत ही होगा। नेक्स्ट है डायपोल मोमेंट ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल अमोनिया इज नॉन जीरो, हेंस मॉलिक्यूल इज डैश। अमोनिया का डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है तो उसका मतलब मॉलिक्यूल कैसा है? पूरा ऑप्शन बताया ना, पोलर तो और जगह लिखा। अमोनिया क्या है? नॉन पोलर और सिमेट्रिकल। नॉन पोलर बना दी तो अमोनिया को। नॉन पोलर कब से हो गया अमोनिया? पोलर होता है। क्या ऑप्शन बोलो ना, ABCD। पोलर एंड, गलत जवाब यार, क्या कर रहे हो? पोलर एंड अनसिमेट्रिकल होगा। पिरामिडल कब से सिमेट्रिकल होने लग गया? अनसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर लीनियर होता है, ट्राइगोनल प्लेनार होता है, ये होता है सिमेट्रिकल, ये अनप्लेनर है। लास्ट डायपोल मोमेंट इज नॉन जीरो फॉर डैश।
ग्रेटर देन जीरो डायपोल मोमेंट किसकी होगी? पोलर ढूंढ लो कोई। क्या कह रहे हो नाम? डी ऑप्शन सही, बिल्कुल। तो बताया था ना इसको, असिमेट्रिकल है, इसकी डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगी। समझ में आ गई बात सबको बेटा? तो मसला, तो ये हमने 100 MCQs तक लगभग इसमें कवर अप किए हैं, बाकी कल 100 और कर लेंगे, ठीक है? समझ में आ गई बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट क्या है क्या नहीं है? क्लियर है सारे MCQs? कुछ पूछना है किसी को? टाइम हमारा हो रहा है, वैसे है 3:40 हो रहा है, बट ऑफ कर देते हैं, सही।